हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेकेंड लेक्चर ऑफ जीएसटी। फर्स्ट लेक्चर में हमने बेटा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था, आपको ये ध्यान होगा। वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 1। आज हम चैप्टर 2 पे आएंगे, लेकिन उसके पहले एक दो चीजें और डिस्कस करूंगा। मतलब ये जो हमने देखा था, ये 900 रुपए वाला, ये क्लॉज में और एक बार थोड़ा सा एलाबोरेट करूंगा डिस्कशन। हम लोगों ने सीजीएसटी देखा था, एसजीएसटी देखा था, आईजीएसटी के बारे में आपको बताया था, यूटीजीएसटी के बारे में आपको बताया था। सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बराबर। हमने देखा था इंट्रा स्टेट सेल के बारे में, इंटर स्टेट सेल के बारे में। इंट्रा स्टेट से होता है विद इन द स्टेट, तो उस पे बंटवारा हो जाता था काय में, सीजीएसटी और एसजीएसटी में। और अगर दो अलग अलग स्टेट के बीच में गुड्स ट्रांसफर होते हैं तो आईजीएसटी लगता था। और उस आईजीएसटी के बारे में हमने देखा था कि आईजीएसटी कलेक्ट करने का काम सेंट्रल करता है, बट आईजीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, सॉरी, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। इस वजह से वो आईजीएसटी का रेवेन्यू जिस स्टेट में गुड्स डेस्टिन्ड है, मतलब जहां पे जाके गुड्स फाइनल रुक जाते हैं, उस स्टेट को आईजीएसटी का 50% रेवेन्यू दे दिया जाता है। ये हमने इस एग्जाम्पल के थ्रू देखा था। मैं दो एग्जाम्पल और लूंगा, बट उसके पहले एक चीज आपको और बता देता हूं। इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड थोड़ा सा एक बेसिक, एकदम बेसिक है बेटा, एकदम बेसिक है। मान लीजिए आपको एक कार बनानी है। क्या बनानी है? कार बनानी है। कार इज अ सेपरेट प्रोडक्ट। बराबर। कार बनाने के लिए टायर लगेंगे, ग्लास लगेंगे, स्टीयरिंग व्हील लगेगा और मेटल लगेगा, मेटल बॉडी। ठीक है, मेटल बॉडी लगेंगी। तो अब इस केस के अंदर मान लीजिए एक कार के अंदर टायर आते हैं, 5 टायर लगते हैं एक गाड़ी के अंदर, तो वो टायर की कीमत मान लो 20,000 रुपये। और उसके ऊपर जीएसटी पे किया। मतलब ये कार, मैं मारुति सुजुकी हूं, ठीक है, कार कंपनी का नाम है मारुति सुजुकी लिमिटेड। बराबर। ये एकदम बेसिक चीज बता रहा बेटा, एकदम बेसिक चीज समझ लेना। पहले भी वही था, अभी भी यही है। मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट से टैक्स क्रेडिट किया, टैक्स क्रेडिट किया। तो अभी आप हो मारुति सुजुकी लिमिटेड। आप ये इमेजिन करो, आप क्या बनाते हैं? सर हम कार बनाते हैं, ये प्रोडक्ट्स हम परचेज करते हैं बाजार से। 20,000 के हमने टायर लिए, जिसपे हमने जीएसटी पे किया। मैं जीएसटी ही बोलूंगा, अभी सीजीएसटी आईजीएसटी के मिक्स नहीं कर रहा हूं मैं। बराबर है। जिसमें मैंने समझ लीजिए जीएसटी पे किया। जीएसटी का रेट भी मैं 10% रखता हूं थोड़ी देर के लिए। मैं बता रहा हूं बेटा, बेसिक एग्जांपल है इसका, समझाने के लिए, क्रेडिट का कंसेप्ट समझाने के लिए ये एग्जांपल दे रहा हूं। बराबर है। वैसे तो ये 5वें चैप्टर इनपुट टैक्स क्रेडिट में हम लोग पढ़ेंगे ही, सॉरी 6 चैप्टर, लेकिन अभी एक बार बार मैं क्रेडिट वर्ड ही यूज करूंगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, वो क्या होता है, इसका एक थोड़ा सा लेमन टर्म्स में ओवरव्यू देना हूं, एकदम लेमन टर्म्स में। ठीक है। 10% 2,000 जीएसटी आपने पे किया, आप मारुति सुजुकी हो, 22,000 रुपए में आपने टायर खरीद लिया। ग्लास का भी आपने 20,000 रुपया पे किया, समझ लीजिए, उस पे भी 2,000 का जीएसटी आपने दिया, ग्लास भी 22,000 के आगे। स्टीयरिंग व्हील आपने लिया 30,000 का, और मेटल भी आपने खरीदा, समझ लीजिए 30,000 का। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं। और इस पे भी 10% जीएसटी है, इस पे भी 10% जीएसटी। एग्जाम वैसे 10% जीएसटी का कोई रेट ही नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन मैं समझा रहा हूं सिर्फ आपको। भावनाओं को देखो यहाँ पे। बराबर है। शब्दों को मत जाओ, शब्दों से परे भावनाओं को देखो मेरी। 33,000 ये आपकी होगी वैल्यू, जितने में आपने इनपुट्स परचेज किए। ये इनपुट्स क्यों है? ये रॉ मटेरियल है, इनपुट्स है। क्या बनाने के लिए? सर फिनिश गुड्स बनाने के लिए। क्या है बेटा फिनिश गुड्स? सर कार है फिनिश गुड्स। ये इनपुट्स हमने यूज किए, उसकी वैल्यू कितनी? सर 20,000, 20,000, 30,000, 30,000, टोटल कितना हुआ? 1 लाख।
और इस 1 लाख पे सर हमने जीएसटी पेमेंट किया कितना, 10,000 रुपए का। देख लीजिए ये 10,000, ये 2 2 3 और 3 बराबर है। अब सवाल ये उठता है कार बनने के बाद वो कार बेचेंगे उस पे भी जीएसटी लगेगा। मारुति सुजुकी कार बेचती है 2 लाख रुपए में और जीएसटी लगाती है वही 10%, 20,000 जीएसटी होता है। लेकिन इस 2 लाख रुपए की गाड़ी में जो फाइनल सेल वैल्यू है इस कार की, इसमें सर 20,000 का टायर भी लगा है, 20,000 के ग्लास भी लगे हैं, 30,000 का स्टीयरिंग भी लगा है और 30,000 का मेटल भी लगा है। टोटल 1 लाख रुपए का वो मटेरियल लगा है जिस पे मारुति सुजुकी लिमिटेड ऑलरेडी टैक्स भर चुके हैं, ऑलरेडी जीएसटी भर चुके हैं। टायर एमआरएफ से खरीदा होगा तो एमआरएफ ने मारुति से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे दिया। ग्लास आपने सेंट गोबेन से खरीदा होगा तो भी सेंट गोबेन ने क्या किया, मारुति से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे दिया। स्टीयरिंग XYZ कंपनी से खरीदा होगा, उन्होंने भी वैसा किया। और मेटल भी PQR से लिया होगा फॉर एग्जांपल, तो उन्होंने भी वैसा किया। बराबर है। मतलब कहना ये चाहता हूं मैं कि अगर मैं अब 20,000 रुपए गवर्नमेंट को टैक्स दूं तो क्या ये डबल टैक्सेशन नहीं हो जाएगा? हाँ सर डबल हो जाएगा, क्योंकि इस 2 लाख के अमाउंट में 1 लाख रुपए का ऐसा अमाउंट है जिसपे ऑलरेडी गवर्नमेंट को जीएसटी मिल चुका है। जीएसटी फाइनल गुड्स, जीएसटी फाइनल कंज्यूमर से कलेक्ट करना है। फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स पे जो कंज्यूमर को दी जाती है। व्हाट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स? सर फाइनल वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स इज 2 लाख रुपीज। उस पे जीएसटी कितना होता है सर? 20,000। अगर आप 20,000 रुपए यहां मारुति सुजुकी से ले लेते हो तो सर आपको ये भी तो इस कार में लगे हैं ये सब चीजें, और ये सब चीजों का भी ऑलरेडी जीएसटी गवर्नमेंट को मिला है। मतलब ये 20 नहीं हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। बराबर है। इसीलिए डबल टैक्सेशन ना हो। देखिए ना, ये 2 लाख में क्या क्या आ गया, 1 लाख मटेरियल का आ गया और 1 लाख समझ लीजिए प्रॉफिट का आ गया। 1 लाख, इस 1 लाख पे बेटा ये ऑलरेडी जीएसटी की कहानी मैं आपको बता चुका हूं, ये दे चुके हम मटेरियल पे ऑलरेडी जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर चुके हैं। फिर से क्यों? तो बेटा इसी कैस्केडिंग इफेक्ट, इसको क्या कहते हैं? कैस्केडिंग इफेक्ट, टैक्स ऑन टैक्स। इस कैस्केडिंग इफेक्ट को मिटाने के लिए जब भी गुड्स, आप गुड्स खरीदते हो, गुड्स बोलो, इनपुट्स बोलो, रॉ मटेरियल्स बोलो, जो परचेज करके लाते हो बिजनेस के लिए, आगे सब आएगा इसमें डेफिनेशंस है, उसका आपको क्रेडिट मिलता है जीएसटी जो आप पे करके लाते हो। उस क्रेडिट को बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या कहते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट्स विच यू आर यूजिंग फॉर योर बिजनेस, फॉर योर सर्विस प्रोवाइडिंग, उसका आपको क्रेडिट मिलता है। तो ऐसे क्रेडिट को दोस्तों इनपुट टैक्स क्रेडिट कहा जाता है। अब क्या होगा, 20,000 जीएसटी पे करना है, इसमें से 10,000 ऑलरेडी मैं पे करके आया था, अब मैं गवर्नमेंट को 10,000 पे और एक्स्ट्रा करूंगा। यानी मारुति सुजुकी के जेब से कितने गए? कुछ भी नहीं गए देखा जाए तो। कस्टमर से 20 कलेक्ट किया, गवर्नमेंट को देना है, लेकिन जेब से 10 ऑलरेडी दे चुके थे, ये देख लो। तो अभी बचे कितने भैया? 20 देना है। हमने 20 कस्टमर से कलेक्ट किया, मैंने आपसे 20 कलेक्ट किया, मेरे को गवर्नमेंट को 20 देना है, लेकिन मेरे पास क्रेडिट कितने का पड़ा है? 10,000 का क्रेडिट पड़ा है, 10 का क्रेडिट पड़ा है। तो मैं गवर्नमेंट को कहता हूं भैया 10 तेरे से लेना है, 20 देना, तो 10 और पकड़ ले, काम खत्म। बराबर वैसा ही है। और इसमें अपन ने देखा था बेटा, ये आपको याद होगा फर्स्ट चैप्टर में, तो क्रेडिट यूटिलाइजेशन का भी एक तरीका होता है। क्या होता है? तरीका होता है, जो मैंने आप लोगों को यहां बताया था कि ये जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन है ये इस टाइप से होता है। ये देखिए, इसमें 3 तरह का क्रेडिट रहता है। इंट्रा स्टेट अगर सेल हो, इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट, विद इन द स्टेट बेटा अगर सेल होता है तो उस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। कितना कितना सर? 50-50। गवर्नमेंट ने, सेंट्रल और स्टेट ने आधा आधा, हाफ हाफ अपना अपना डिवाइड कर लिया उसी वक्त। एज सून एज सेल टेक्स प्लेस, आधा तुम्हारा आधा हमारा, काम करो 50-50। बराबर है। तो इसीलिए कोई भी जीएसटी का रेट हो, चाहे 28% हो, चाहे 18% हो, चाहे 12% हो, चाहे 5% हो, 50-50 हो जाएगा। 5 है तो 2.5-2.5, 12 है तो 6-6, 18 है तो 9-9, 28 है तो 14-14। सिंपल। इसके बाद क्रेडिट यूटिलाइजेशन, इनपुट टैक्स क्रेडिट का यूटिलाइजेशन के लिए दिया। मारुति सुजुकी लिमिटेड वाला एग्जांपल ले लो।
क्रेडिट कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? आईजीएसटी अगर आपके पास क्रेडिट पड़ा, इनवर्ड इनपुट पे, ये है इनपुट टैक्स क्रेडिट, और आपने जो सप्लाई किया, ये आउटवर्ड सप्लाई, उस पे जो आपने जीएसटी कलेक्ट किया। भैया अगर आप मारुति की फैक्ट्री महाराष्ट्र में है और वो महाराष्ट्र से गुजरात में गुड्स भेज रही है, तो क्या हो जाएगा? फिर आईजीएसटी लगेगा, बराबर है। महाराष्ट्र के महाराष्ट्र भेजे तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, डिपेंड करता है। तो अगर आईजीएसटी का क्रेडिट है तो उसको आईजीएसटी के अगेंस्ट में पहले यूटिलाइज कर लीजिए, उसके बाद सीजीएसटी में भी यूटिलाइज कर सकते हैं, एसजीएसटी में भी यूटिलाइज कर सकते हैं, इसलिए एनी वर्ड लिखा है। सीजीएसटी का अगर क्रेडिट पड़ा है तो सबसे पहले, ऐसा कुछ नहीं है कि पहले आईजीएसटी में करना है पहले सीजीएसटी में करना है, एनी, बट रूल्स कहते हैं कि सीजीएसटी को पहले सीजीएसटी में यूटिलाइज कर लीजिए, ठीक है, और उसके बाद बचा तो आईजीएसटी। क्रेडिट कैन बी कैरी फॉरवर्ड, इसका हम 6 चैप्टर में देखेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या होता है, कैसा हम क्या करते हैं, वो सब देखेंगे, उसकी अभी बात नहीं करता। एसजीएसटी, एनी एसजीएसटी और बचा हुआ आईजीएसटी, बट क्रॉस क्रेडिट यूटिलाइजेशन इन दोनों का अलाउड नहीं है, यानी एसजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी में यूज नहीं कर सकते, सीजीएसटी पे करने के लिए यूज नहीं कर सकते, और सीजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी पे करने के लिए यूज नहीं कर सकते। ये बात मेरी गांठ बांध लेना, नो क्रॉस क्रेडिट इज अलाउड, सिंपल सी बात, समझ आ गई बात, ये बताया था। अब मैं आता हूं बेटा एग्जाम्पल पे, वो एग्जाम्पल जो ये आपको तो पढ़ाया था, ये वाला एग्जाम्पल, और ये यहाँ पे एक थोड़ा सा ये निकाल के क्यों दिया था, चलिए इस पे थोड़ा सा मैं और एलोबोरेट करूंगा, रीजन दूंगा, लेकिन उसके पहले मैं इस एग्जाम्पल को आपको दिखाऊंगा जिसमें आपको रीजन समझ में आएगा, ठीक है। तीसरा और चौथा केस, ये 2 केस देख लीजिए बेटा, फिर कोई भी केस आपके सामने आया आपको कोई हिला नहीं सकेगा एग्जाम में, ठीक है, बेसिक चीज है। ए महाराष्ट्र का है, बी गुजरात का है और सी मध्य प्रदेश का है। बेटा तीनों स्टेट्स अलग है, ए बी को गुड्स बेचता है, बी सी को गुड्स बेचता है, बराबर वही गुड्स। 1 लाख रुपए में ए ने बी को गुड्स बेचा, इंटरस्टेट सेल है, हाँ सर इंटरस्टेट है, इंटरस्टेट सेल पे क्या लगेगा बेटा? सर आईजीएसटी लगेगा, बराबर, चलिए ठीक है आईजीएसटी लगा दिया। कितना? 18% रेट है, मान लीजिए 18,000 रुपया, ठीक है। बी ने 20% प्रॉफिट चढ़ाया इस पे, ऑब्वियसली इस पे चढ़ा क्योंकि टैक्स का तो क्रेडिट मिलता है, तो 1,20,000 में बी ने सी को गुड्स बेच दिया। सी मध्य प्रदेश का है, बी गुजरात का है, अगेन इट्स ए इंटरस्टेट सेल्स, प्रॉफिट 20%, टोटल कितना हुआ? 21,600, 1,41,600 में ट्रांसफर हो गया। अब बी जब गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा, आउटपुट इतना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट 18,000 का मिलेगा और 3,600 रुपए पे करेगा, और ए जो है ये पे करेगा 18,000 रुपए सेंटर को, गवर्नमेंट को सीधा। वैसे तो ये रेवेन्यू शेयरिंग बिटवीन गवर्नमेंट का अपने का लेना देना नहीं है, लेकिन देखते हैं अपन, चीज समझते हैं कि भैया क्या होता है, फाइनली सॉफ्टवेयर करता क्या है। सेंटर का रेवेन्यू गुजरात गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। डेस्टिनेशन गुड्स का फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? सर मध्य प्रदेश। सर तो मध्य प्रदेश को टैक्स मिलना चाहिए, आधा सेंटर का आधा मध्य प्रदेश का, बराबर है। और ध्यान से सुनना, सेंटर को पहला ट्रांजैक्शन ए ने बी को बेचा, महाराष्ट्र से बी गुजरात में गए, आईजीएसटी लगेगा, पूरा सेंटर ने कलेक्ट कर लिया, गुजरात को ठेंगा, एमपी को ठेंगा, काम ही खत्म। बी और सी का सेल हुआ तो 3,600 रुपए, देखिए ये देखिए, यहां देख लीजिए, 3,600 रुपए नाम का आईजीएसटी सेंटर के पास आया, बराबर है। टोटल सेंट्रल के पास 21,600 आ गया, जो कि फाइनल जीएसटी है, देख लीजिए आप, फाइनल गुड्स पे, बराबर है। अब ये जो फाइनल जीएसटी है, ये फाइनल जीएसटी का अमाउंट, आईजीएसटी का अमाउंट, ये 50-50 बटता है सेंटर में और उस स्टेट में जिस स्टेट में गुड्स डेस्टिनेड है, बराबर है। तो अब सेंटर को देना पड़ेगा, तो सेंटर ने यहां से निकाल के 10,800 बराबर इसका आधा इसको दे दिया, बराबर है। इस एग्जाम्पल को यहीं छोड़ रहा हूं, आगे थोड़ी सी बात और करूंगा। मान लीजिए सी जो था वो डीलर था, सी क्या था? डीलर था। अब वो फाइनल कंज्यूमर को गुड्स बेच रहा है। इसी एग्जाम्पल को यहां छोड़ के आगे की कहानी सी की जुबानी, सी के इससे आगे चलते, ठीक है। इसी एग्जाम्पल को मतलब आगे बढ़ा रहा हूं मैं, बात समझना ध्यान से, और ये रीजन दूंगा कि यहां से निकाल के यहां क्यों दिया, इसको क्यों नहीं दिया। वाई जीएसटी से डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, इसका भी रीजन है, बराबर है। लास्ट वीडियो में इसलिए नहीं बताया क्योंकि ऑलरेडी 2.5 घंटे हो चुके थे,
ये और पहले ही आप लोग पूरा पक चुके थे ये पढ़ के, और 2 केस स्टडी और लेनी पड़ती थी तब जाके वो क्लियर होता था। दैट्स वाई मैंने ये नहीं लिया। अभी देखो 15 मिनट हो गए, अभी और 15 मिनट कहानी चलेंगी। दैट्स वाई आई थॉट कि कोई मतलब नहीं है जबरदस्ती स्टूडेंट्स को ट्रबल करके। बेटा मेरा सिंपल हिसाब है, आप समझ लो। 2 दिन ज्यादा लगेंगे, 3 दिन ज्यादा लगेंगे, कोर्स 10 नहीं 15 तारीख तक जाएगा, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं वीडियो पे वीडियो देते जाऊं। मैं तो चाहूं तो रोज शूट करके 2-2 वीडियो आपको दे सकता हूं, 10 दिन में पूरा काम खत्म कर सकता हूं, टाइमली कंप्लीशन ऑफ सिलेबस की पीपड़ी बजा सकता हूं। लेकिन बेटा क्या फायदा, आप लोगों का पढ़ के ही नहीं हुए तो मुझे क्या मिलेगा ऐसा काम करके। इसीलिए बेटा मैं खुद जान पूछ के 2-2 3-3 दिन में 1-2 वीडियो दे रहा हूं आपको, या 3-3 दिन में 2-2 वीडियो बोलो। हाँ, अब मैं उतने 2.5 घंटे के शूट नहीं करूंगा, 2 घंटे से पहले ही कंप्लीट कर दूंगा ताकि जबरदस्ती का बर्डन नहीं हो आप पे भी। ये मेरा इंटेंशन ये है कि आप जीएसटी साथ साथ में कर लो। बेटा आसान है, एक बार यहां समझ गया ना तो फिर कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। आप एग्जाम के क्वेश्चंस देखिए, इतने सरल क्वेश्चंस आते हैं। अभी वो 2 क्वेश्चन आप लोगों ने घर पे किए होंगे बेटा, 6-6 मार्क के वो क्वेश्चन आए हैं। बताओ 6 मार्क लेने में क्या अकल लगी, नहीं लगी ना। ऐसे 6-6 मार्क अंदर हो जाएंगे तो सोचो आपको कितना, 40 में से 30 मार्क बोलता हूं मैं, गिरी से गिरी हालत 30 मार्क। तो आप इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन, बचे 60 में से 30 लेना बहुत आसान है। इसीलिए मैं, तो आप ये चिंता मत करना सिलेबस आगे जा रहा, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को है भी नहीं वो उतनी चिंता, क्योंकि जो आगे जाना है वो तो जाएगा। उसके चक्कर में बेकार पढ़ा के वीडियो ज्यादा दे के, वीडियो भी ज्यादा दे दूंगा तो बेटा आप कौन सा देख लोगे। ऑलरेडी यू आर ऑक्यूपाइड, आप ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, आपको मैं आप में से कोई टाइम पास तो कर नहीं रहा है। यू आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड इन ऑल द सब्जेक्ट्स, और उसके बाद ग्रुप 2 और स्टार्ट होगा तो आप पे तो बर्डन है ही। इस बीच में अगर मैं और अपने 2-2 वीडियो का बर्डन डालूं, और जीएसटी आपने था नहीं है हम सब ने कि भैया साथ साथ में कंप्लीट करके छोड़ेंगे, तो फिर तो आप पे और बर्डन आ जाएगा। तो दैट्स व्हाई मैं 3 दिन में 2 वीडियो, या 4 दिन में 3 वीडियो, या 4 दिन में 2 वीडियो, जैसा मुझे ठीक लगेगा उस हिसाब से मैं बेटा आप लोगों को देता हूं। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सिलेबस अपना कंप्लीट होगा, अच्छे से होगा, और 15 तारीख तक भी जा सकता है, लेकिन जो होगा फिट हो जाएगा यहाँ पे, ये बात ध्यान रखना। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, बराबर है। आपको समझ में आना चाहिए, आपके लिए पढ़ा रहा बेटा, बराबर है ना, आपके लिए पढ़ा रहा हूं, तो इसीलिए आप लोगों को भी समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो थोड़ा आगे जा पीछे जा उससे मतलब नहीं है, मेन जरूरी क्या है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मेरे लिए, समझ में, ठीक है। हाँ, तो अभी कहानी आगे की देखते। सी क्या करेगा सर, सी क्या करेगा, सी कुछ नहीं करेगा। सी, आप सीओ ऐसा इमेजिन कर लो, बराबर। आपने गुड्स कितने में खरीदे, देखो इसको, सर हमने गुड्स खरीदे 1,20,000 रुपए में, बराबर है। प्रॉफिट लगाना पड़ेगा, हाँ सर कुछ तो प्रॉफिट लगाना पड़ेगा ना। मान लीजिए 30,000, आप 30,000 क्या लगाते हैं, 80,000 लगा देते है ना, 80,000 प्रॉफिट। सी 2 लाख रुपए में 80,000 का प्रॉफिट लगा के 2 लाख रुपए में गुड्स बेचता है, किसको, डी नाम के आदमी को, और ये डी है फाइनल कंज्यूमर, जो कि वो भी एमपी का ही है, बराबर, एमपी का है, ठीक है साहब। सी क्या लगा के बेचेगा, या दी फाइनल कंज्यूमर है, समझ, दी भी रिटेलर पकड़, चलो कहानी थोड़ी बढ़ाता हूं मजा आएगा। रिटेलर, ठीक है, रिटेलर है, एमपी का रिटेलर है, बराबर है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब मुझे एक चीज बताओ, सी ने गुड्स बेचा, इस पे प्रॉफिट लगाया 80,000 का, सेलिंग प्राइस होगी 2 लाख की, जीएसटी कितना, एट द रेट 18%, बराबर है, कितना होता है सर, 36,000 का जीएसटी होता है, बोलो हाँ कि ना। लेकिन सर एमपी इंट्रा स्टेट सेल, सर ये जीएसटी ऐसा नहीं होगा सर, ये सीजीएसटी और एसजीएसटी बनेगा, बोलो हाँ कि ना। हाँ सर, तो ये 9% मतलब 18,000 और 18,000 काटने लिखने का इंटेंशन है मेरा कुछ। पिछले केस में पूरा के पूरा 18% सेंटर को मिला था, इस केस में सीजीएसटी और एसजीएसटी कलेक्ट किया है, बराबर है ना, 18,000। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। डी को बेच दिया,
डी को बेचा। अब डी ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करेगा। सबसे पहले तो सी जब ये पेमेंट करेगा, ये पूरा पेमेंट करेगा, तो सी क्या करेगा, ये 18,000 का सीजीएसटी भरने के लिए और ये 18,000 का सीजीएसटी 18,000 है और एसजीएसटी 18,000 है, बराबर है। ये पेमेंट करने के लिए क्रेडिट का यूज करेगा। कौन से क्रेडिट का यूज करेगा सर, ये देखिए, सी को इनपुट टैक्स क्रेडिट के तौर पे आईजीएसटी मिला है, वो 21,600 का है, बराबर है, 21,600 का आईजीएसटी। अब इसमें से पहले 21,600 यूज हो जाएगा, सॉरी 18,000 यूज होगा, सॉरी, बचेगा 3600, वो 3600 यहां पे यूज करेगा ये, और बैलेंस जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर देगा, बराबर है ना। ये 3600 यूज करने के लिए, चीज समझ लो मेरी बात, ये 3600 यूज करेगा, ये 3600 जो वो यूज कर रहा है उसका क्रेडिट तो स्टेट गवर्नमेंट तब देंगी ना जब उसका रेवेन्यू स्टेट के पास आया हो। मुझे एक बात बताओ, चलो ये तो बहुत बड़ा एग्जांपल हो गया, जाने दो, और छोटा लेते हैं और एकदम सिंपल देता हूं। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स जीएसटी, ये आप लोगों को अभी बताया, बराबर। अगर ये 9,000 यहां से ना निकाल के मैं यहां नहीं डालूं, चीज समझ लेना, ये जो केस में, इस केस में मैंने यहां तो खैर देखिए निकालने का काम नहीं पड़ा, लेकिन यहां से आईजीएसटी था, इसने यहां पे एज इट इज दे दिया, बराबर है। डेस्टिनेशन इज ऑफ गुड्स इज एमपी, एमपी में बिका, मतलब एमपी को बराबर आधा जीएसटी मिलना चाहिए, बराबर है। इसीलिए सेंटर ने क्या किया, आधा निकाल के एमपी को दे दिया। बट इस केस के अंदर, सॉरी इस नहीं, बट अब मेरा कहना आप ध्यान से सुनिए। आप एक बैंक में जाते हो, अब दो बैंक आजू बाजू में ऐसा आप समझ लीजिए, एक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र और एक है बैंक ऑफ इंडिया। आपने बैंक ऑफ इंडिया में अपना अकाउंट खोल दिया और वहां पे पैसे जमा कर दिए, बराबर है। अब बैंक ऑफ इंडिया के आपके अकाउंट में वो पैसा क्रेडिट पड़ा है, क्रेडिट पड़ा है। अब आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जाते हो पैसा विड्रॉल कर लेके, भैया हमारा क्रेडिट दो। बैंक ऑफ महाराष्ट्र देगा क्या आपको क्रेडिट? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? भैया पैसा कहां जमा किया तूने? सर बैंक ऑफ इंडिया में। तो बैंक ऑफ इंडिया से जाके मांगना क्रेडिट। वैसे ही स्टेट में गुड्स आ गए, अब वो गुड्स स्टेट में बिकेंगे, सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, उस एसजीएसटी का क्रेडिट, वो जो एसजीएसटी लगा उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट सेंटर से जब तक एमपी के पास नहीं आएगा तब तक एमपी कैसे देगा, बराबर है। इसलिए एमपी को पैसा ट्रांसफर किया गया, बराबर है। दूसरी बात, अब जरा इस एग्जाम्पल पे आइए, केस 4, ये और ज्यादा एलोबोरेटेड है, और ज्यादा इस चीज को क्लियर करेगा, बराबर है। ध्यान देना जरा। अब इस एग्जाम्पल में बेटा इंट्रा भी कवर की, इंटर भी कवर की और इंटर भी कवर की, ध्यान देना। पहला है बेटा इंट्रा स्टेट सेल, ठीक है। महाराष्ट्र में बेचा 1 लाख का, सीजीएसटी एसजीएसटी 9,000 1,18,000 गुड्स गए महाराष्ट्र में, लेकिन महाराष्ट्र से आगे ये गुड्स चले गए गुजरात में, ठीक है। डेस्टिनेशन क्या है? गुजरात। ध्यान से सुनना, क्या लगेगा? आईजीएसटी। फिर गुजरात से ये जाते हैं फिर से मध्य प्रदेश में, 1.5 लाख 27,000 आईजीएसटी 1,77,000। यहां पे बी ने 21,600 में से 18,000 का क्रेडिट ले लिया, आईजीएसटी पेमेंट के दिया। अब ये दोनों क्रेडिट यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ये गुजरात में आप ये 27,000 पेमेंट करने के लिए आईजीएसटी, ये पूरा के पूरा 21,600 आईजीएसटी का क्रेडिट यूज कर सकते हो। बैलेंस 5,400 पेमेंट हो गया। अब अगर अपन देखें सेंटर का, महाराष्ट्र का, गुजरात का और एमपी का रेवेन्यू, तो ए ने जब बी को सेल किया तो 9,000 का रेवेन्यू हुआ था सेंटर का, ये देखिए। उसके बाद स्टेट का भी 9,000 रेवेन्यू हुआ था, ठीक है। इसके बाद बी ने जब सी को बेचा तो उसमें 3,600 रुपए ही पेमेंट आया सेंटर के पास, 21,600 यूटिलाइज हो गए, 18,000 यूटिलाइज किया। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। आईजीएसटी किसका?
कौन कलेक्ट करता? सर सेंटर कलेक्ट करती। सेंटर को कितने पैसे आने थे बी से जब बी सी को बेच रहा है? सर 21,600 आने थे। कितने का क्रेडिट मिला? 21,600 में से बी को कितने का क्रेडिट मिला? सर 9,000 का सीजीएसटी का मिला, 9,000 एसजीएसटी का मिला। क्रेडिट किसने दिया? सीजीएसटी वाले ने भी दिया, यानी सेंट्रल वाले ने भी दिया। क्रेडिट किसने दिया? सॉरी, तो उसने किसको पेमेंट किया था? सॉरी, मतलब आप समझिए, इधर ध्यान दो एक बार फिर से। ए ने जब बी को गुड्स बेचा, वापस सुनो, तो गवर्नमेंट को, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को 9,000 मिले, केंद्र सरकार को 9,000 मिले। यानी ये समझ लो थोड़ी देर के लिए बैंक ऑफ इंडिया है, और ये समझ लो थोड़ी देर के लिए ये कौन है, क्या नाम है इसका, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बराबर। अब ध्यान से सुनना, मतलब ये कि बी नाम के आदमी ने दोनों बैंकों में, सेंटर और स्टेट, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 9,000 का जीएसटी दिया। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर, समझ गया यहां तक। चलिए ठीक है, आगे चलता हूं। अब ये जो बी है महाराष्ट्र का, ये गुड्स बेचता है सी गुजरात को, इंटर स्टेट सेल हो गया। सर अब क्या लगेगा? आईजीएसटी। आईजीएसटी का किसका रेवेन्यू है? कम ऑन सर, आईजीएसटी कलेक्ट तो सेंटर करेगा सर, कलेक्ट पूरा रेवेन्यू सेंटर करेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। और फिर बाद में डेस्टिनेशन स्टेट को बांट देगा। ठीक है, 21,600 सेंटर ने कलेक्ट करना है। किससे? बी ने जब सी को बेचा तो 21,600 उससे ले लिए। मैं बी हूं, मैंने 21,600 ले लिए। अब मुझे ये 21,600 सेंट्रल को देना है। लेकिन तुमने ही बोला सर इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज करो। हाँ, मैं अभी भी बोल रहा हूं, तो कैसे करूं? सीजीएसटी भी यूज कर सकते हैं आईजीएसटी का पेमेंट करने के लिए, आईजीएसटी का पेमेंट करने के लिए सीजीएसटी भी यूज कर सकते हैं, एसजीएसटी भी यूज कर सकते हैं। बराबर है। आईजीएसटी का पेमेंट यानी कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट का। और आप ये 18,000 पूरे के पूरे यूज कर रहे हो, लेकिन क्या ये 18,000 आपने पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए थे क्या? नहीं सर, हमने 18 नहीं दिए थे, हमने 9 सेंट्रल को दिए थे, 9 स्टेट की बैंक में जमा कराए थे। 9 सेंट्रल को दिए थे, 9। तो फिर 18,000 का क्रेडिट कैसा ले रहे फिर आप? सर आप ही ने तो बोला। ठीक है, ले लो, लेकिन जब यहां क्रेडिट ले लिया है तो ये 9,000 इसका निकाल के यहां वापस नहीं देना पड़ेगा क्या? बाय महाराष्ट्र टू सेंटर। अरे भैया, क्रेडिट लिया कि नहीं लिया तुमने? क्रेडिट लिया ना। सेंटर का 21,600 था और सेंटर का, हाँ, मजा तो तब आता कि जब आप एसजीएसटी का क्रेडिट लेने नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, तो आप यहां से कितना माइनस करते? मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं सिर्फ, हाँ, ऐसा है नहीं, समझ लेना। आप यहां से फिर 9,000 माइनस करते, 9,000 माइनस करते तो ये बचता कितना? 21 में से 9,000 माइनस कीजिए, 11,600 आएगा मेरे ख्याल से, नहीं 12,600, 12,600 आता। अब ये 12,600, आप ये जो 3,600 है इसके बदले 12,600 का पेमेंट करते तो ये कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन ऐसा करते तो फिर डबल टैक्सेशन नहीं हो जाता क्या? यानी 9,000 का क्रेडिट तो मिला ही नहीं, और ये 9,000 का रेवेन्यू महाराष्ट्र को रह गया, जबकि महाराष्ट्र को मिलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि गुड्स का डेस्टिनेशन महाराष्ट्र नहीं है। गुड्स आगे चले गए सर, गुजरात चले गए, तो महाराष्ट्र को क्यों मिलना चाहिए पैसा? सीधी सी बात है। इसीलिए जो पहले मिला था तब थोड़ी पता था सर, तब सर पहले क्यों दिया? सर तब थोड़ी पता था बेटा, बी महाराष्ट्र का आदमी गुजरात देगा, तब थोड़ी पता था ये चीज। ये पहला सेल करते हो कि ये थोड़ी पता था बी उसको गुजरात बेचेगा। बी को महाराष्ट्र में कोई खरीदार मिल जाता तो महाराष्ट्र में बेच देता था। दैट्स व्हाई ये महाराष्ट्र से ये पैसा निकाल के वापस सेंटर। अब ये चीजें सिलेबस में नहीं, ये कैसा है, ये ऑटोमेटिक जो सॉफ्टवेयर है ये एडजस्ट करते रहता है रेवेन्यू। उसको दोनों को, सबके दोनों बायर सेलर जीएसटी पता है, कौन कहाँ रजिस्टर्ड है उसको सब पता है। बराबर है। तो गुड कौन से स्टेट में गुड्स जा रहे हैं अपने आप पता चलते जाता है और अपने आप ये करते रहता है। बराबर है। और फिर फाइनल एमपी में आए गुड्स, और एमपी में जो 27,000 रुपए हुआ, आधा इसको मिलना चाहिए, लेकिन चूंकि पूरा पैसा इसके पास आया इसलिए आधा यहां से निकाल के यहां पे डाल दिया। आई होप अब क्यों ले रहे, क्या ले रहे आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो आधी घंटा मैंने आज इसके अंदर डिवोट किया आपके लिए। ये क्लियर है सबको?
अब मैं आता हूं बेटा सेकेंड चैप्टर पे। वैसे तो सेकेंड चैप्टर पे आने के पहले थोड़ा थर्ड चैप्टर का भी एक लेवी नाम की चीज देखनी चाहिए, सेक्शन 9, लेकिन मॉड्यूल में सेक्शन के हिसाब से चल रहे हैं, इसलिए मैं सेक्शन के हिसाब से चलूंगा। यहां पे सेक्शन 7 एप्लीकेबल है, बराबर है, सप्लाई का सेक्शन है सेक्शन 7। बहुत मस्त कंसेप्ट है बेटा। लेवी, लेवी यानी जीएसटी कब लगेगा? जीएसटी लगेगा जब आप गुड्स का सप्लाई करते हो, बराबर है। लेवी, लेवी लिखा है सेक्शन 9 में। लेवी मतलब जीएसटी लागू होना। जीएसटी कब लागू होगा? कम ऑन सर, जब गुड्स का सप्लाई होगा। तो उसके लेवी को समझने के लिए पहले सप्लाई समझना जरूरी है। सर सप्लाई मतलब क्या? अगर सप्लाई होगा तो ही जीएसटी लगेगा। लिखा है ना, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज व्हाटएवर। तो अगर सप्लाई ही नहीं है, सप्लाई की डेफिनेशन में कोई चीज फिट नहीं बैठ रही, तो फिर लेवी नहीं होगा। लेवी नहीं होगा तो जीएसटी नहीं लगेगा। दैट्स वाई सप्लाई जरा समझना जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव बोलो, और साथ ही साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना भी नहीं है। 5 मार्क है इस पे एग्जाम में, अप्रोक्सीमेट 5 से 8 मार्क के लिए आता है। 8 जाता नहीं, जनरली 5 तक सिमट जाता है। आप बोल सकते 4 से 8 मार्क, 4 से 8 मार्क, जैसा मूड रहा इंस्टीट्यूट का वैसा पूछते। ये जनरल देखा है 5-6 मार्क्स के लिए आता है, ज्यादा एग्जाम हुई नहीं है जीएसटी की, तो इसलिए 5 से 8 मार्क हम इसको बोल सकते हैं, उससे ज्यादा ये नहीं आता। समझ आ रही बात आपको? सप्लाई अंडर जीएसटी। अब इसमें कुछ डेफिनेशंस है, मैं डेफिनेशंस जैसे जैसे टर्म्स आएंगे वैसे वैसे लेना चाहूंगा बेटा। सबसे पहले मैं आपको सीधा स्थिति से अवगत कराता हूं कि हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, व्हाट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर, बराबर है। जरा यहां पे आएंगे पहले, ये कंसेप्ट पे, सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। मैंने आपको पहले ही ये बता के रखा है बेटा कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी और ये सब सेम है। जो सीजीएसटी में लिखा है वो ही सारी स्टेट की एसजीएसटी में लिखा हुआ है। ये बात ध्यान में रखना, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, बराबर है ना? ठीक है। अब ये जो हमारा चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर, बस ये इतना सा है, ज्यादा नहीं बेटा, बस ये इतना सा, ये इसका ओवरव्यू है। इसमें सेक्शन 7 है, सेक्शन 8 है और 3 शेड्यूल है। अब ये शेड्यूल सेक्शन 8 के नहीं है, पहले बता देता हूं, ये यहां लिखा जरूर है। सेक्शन 7 का शेड्यूल 1 है, सेक्शन 7 से ही शेड्यूल 2 का वास्ता है, सेक्शन 7 से ही शेड्यूल 3 का वास्ता है। वास्ता है बोला मैंने, लेकिन तीनों शेड्यूल अलग अलग है, जो सेक्शन 7 के साथ हमको पढ़ना पड़ता है, बराबर। वर्ड्स पे ध्यान देना है यहां पे और उसको समझना है चीजों को। सेक्शन 7 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई। सेक्शन 8 पे बाद में आते हैं, शेड्यूल्स पे बाद में आते हैं, सिर्फ एक एक करके पढ़ेंगे बेटा, कोई जल्दी नहीं है, आराम से पढ़ते हैं, समझ में आना चाहिए, दिल में उतर जाना चाहिए, बराबर है ना? दिमाग में उतर जाना चाहिए। दिल में आने से क्या होता है ना? एग्जाम में तो दिमाग काम आने वाला है, ठीक है ना? आराम से पढ़ेंगे क्योंकि शब्दों का बहुत खेल है यहां पे, ध्यान देना। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, क्या बोला मैंने? सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। इसको बार बार मैं बोलते जाऊंगा, 7(1)(a, बार बार मेरे मुंह से ये निकलेगा, तो आप ये समझ लीजिए, जब मैं बोलूं 7(1)(a तो ये होगा सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। क्या लिखा है क्लॉज ए में? ये है सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, 7(1)(b, ये है 7(1)(c). अब ये जो 7(1) है ना बेटा, ये सप्लायर के व्यू पॉइंट से डेफिनेशन बनाई है इन्होंने, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको। सप्लायर के व्यू पॉइंट से कैसे लिखा है? ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। गुड्स दिया, सर्विसेज दिया, या दोनों एक साथ दिया। दोनों एक साथ हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है सर। गुड्स क्या, सर्विसेज क्या? सर डेफिनेशन नंबर 1, इसकी डेफिनेशन बताइए सर, इसकी डेफिनेशन बताइए। हमको नहीं पता गुड्स क्या होता सर, डेफिनेशन, और सर गुड सर्विस क्या होता सर, हमको नहीं पता। हाँ बेटा, आपको बिल्कुल नहीं पता, मन में तो आ रहा होगा गुड्स यानी गुड्स, नहीं ऐसा नहीं होता, यहाँ प्रॉपरली डिफाइंड है। और एक ऐसी चीज गुड्स में डाली है कि आप भी चकरा जाओगे, अरे ये भी गुड्स में डाल दिया क्या? ओ सर्विस और बोथ।
बोथ यानी कुछ ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, कुछ ऐसी भी सप्लाई रहती है जिसमें गुड सर्विस दोनों रहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है बेटा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, सुना होगा आपने, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बोलो तो बड़ा एग्जांपल हो गया। कैटरिंग वाले, कैटरिंग के अंदर सिर्फ गुड्स है कि सर्विसेज भी है? नहीं बेटा, दोनों है सर। गुड्स यानी मटेरियल भी है और सर्विस, जैसे 500 रुपए पर प्लेट, 1000 रुपए पर प्लेट आपने खाने का तय किया तो सिर्फ खाने का पैसा है क्या? नहीं, गुड्स और सर्विस दोनों इंक्लूडेड है। तो इसके अंदर सारे सप्लाई को कवर कर दिया, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज। सच एज का मतलब यहां क्या हो रहा है? अब आपने गवर्नमेंट से पूछा भैया, आपने बोला जी सप्लाई में क्या क्या आएगा, मतलब मान लीजिए गवर्नमेंट आपसे बात कर रही है, गवर्नमेंट आपसे बात करे मेरे थ्रू, आपने गवर्नमेंट को पूछा क्या है सप्लाई, गवर्नमेंट बोला ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ, बस इतना बोलकर गवर्नमेंट चुप। आपने बोला अरे सारे, हाँ सारे सारे, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ, दोनों, ऑल ऑल। तो आपने बोला अरे कुछ तो बताओ भैया, कुछ तो बताओ, कैसे? ऑल तो हमने समझ, ठीक है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल तो दीजिए, कुछ तो बताइए। तो वो कुछ तो यानी सच एज। सच एज क्या? सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल। ये सब वर्ड्स के मतलब आप लोगों को मालूम है, इसमें मैं नहीं जाऊंगा। सेल किया गुड सर्विसेज और बोथ सप्लाई, ट्रांसफर किया सप्लाई, बार्टर किया सप्लाई, एक्सचेंज किया सप्लाई, लाइसेंस पे दिया सप्लाई, रेंटल दिया सप्लाई, लीज पे दिया सप्लाई, डिस्पोजल दिया सप्लाई, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज और बोथ सच एज। सच एज यानी ये इलुस्ट्रेटिव लिस्ट है, इट इज नॉट कंप्लीट लिस्ट। एक उदाहरण दे रही है गवर्नमेंट आप लोगों को कि ये इस टाइप के एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, सिर्फ ऐसा उदाहरण दे रहे हैं, बराबर है। मेड और एग्रीड टू बी मेड, अच्छा मेड या तो दे दिया सप्लाई या एग्री किया, हाँ दूंगा सप्लाई, तो भी सप्लाई में आएगा। मैं आज आपको प्रॉमिस करता हूं बेटा, आप अगर मेरे पास टैक्सेशन क्लास है तो मैं आपको जीएसटी पढ़ाऊंगा। ये मैंने प्रॉमिस कब किया था? 2 महीने पहले आपको प्रॉमिस किया था। आज मैं सप्लाई कर रहा हूं, लेकिन सप्लाई कब माना जाएगा? व्हेन आई एग्री टू बी मेड, When I agree to made, मैंने एग्री कब किया था? कम ऑन, एग्री सर आपने 2 महीने पहले कर लिया था, तो सप्लाई कब माना जाएगा? सर 2 महीने पहले ही माना जाएगा। 2 महीने पहले आपने पैसे दिए थे ना बेटा, जीएसटी लग गया उसके ऊपर उसी वक्त, क्योंकि सप्लाई कब हो गया था? उसी वक्त, क्योंकि उसी वक्त आई हैव एग्रीड टू बी मेड, मैंने एग्री कर लिया, मैं आपको दूंगा, आई एग्रीड। समझ आई बात? ठीक है। फॉर अ कंसिडरेशन, फुकट नहीं, कम ऑन, कंसिडरेशन बाय अ पर्सन। सर बहुत डेफिनेशन का झोल कर दिया आपने। कंसिडरेशन की डेफिनेशन क्या, पर्सन की डेफिनेशन क्या, सब बताता हूं बेटा, इसलिए तो पहले डेफिनेशन नहीं लिया। इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, या बिजनेस के लिए या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए, या ना बिजनेस के लिए, बराबर है। बिजनेस सर सबसे इंपॉर्टेंट, डेफिनेशन बताइए। 1 2 3 4 5 डेफिनेशन सर आपने खा गया, नहीं खाया बेटा, बताता हूं, रुकना जरा। अब मैं इसको 1 मिनट ऐसा ही खुला छोड़ रहा हूं, मैं वापस डेफिनेशन पे आता हूं, ठीक है। डेफिनेशन सर बेटा सब चीज की डेफिनेशन है। सबसे पहले बेटा पर्सन, ये पढ़ाने की भी जरूरत नहीं। पर्सन कौन? इंडिविजुअल पर्सन, एचयूएफ पर्सन, कंपनी पर्सन, फर्म पर्सन, एलएलपी पर्सन, एओपी, बीओआई वेदर इनकॉर्पोरेट और वो भी पर्सन, कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल और स्टेट एक्ट पर्सन, बॉडी कॉर्पोरेट अपना आईसीआई जैसा इनकॉर्पोरेट बाय लॉज और बाय द कंट्री और आउटसाइड इंडिया पर्सन, कोऑपरेटिव सोसाइटी ये भी पर्सन, लोकल अथॉरिटी पर्सन, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट भी पर्सन है, सोसाइटी पर्सन, ट्रस्ट पर्सन। इतना तो डालने के बाद भी मन नहीं भरा, उसके बाद और एक चीज लिख दी, एवरी आर्टिफिशियल ज्यूरिसडिकल पर्सन नॉट फॉलिंग अबाउ। अगर इनमें कोई नहीं भी आता होगा तो वो यहां फंस जाएगा, बाचे कुछ सब यहां डाल दिया। जैसे 5 हेड ऑफ इनकम नहीं रहती, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, जो कहीं नहीं जाता उसका क्या लास्ट में लिखा है? चार्जिंग सेक्शन ऑफ अदर सोर्सेस के अंदर क्या लिखा है? जो कहीं नहीं जा रहा, बचा कुचा भैया यहां डाल देना। तो वैसे ही एवरी आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन नॉट फॉलिंग अबाउ, कितना वाइड स्कोप है, सब कुछ कवर कर डाला। समझ आया पर्सन के बारे में? चलिए सर पर्सन तो आपने बता दिया।
अब डेफिनेशन गुड्स और सर्विस की भी बताइए। चलिए बेटा पहले गुड्स की डेफिनेशन देखेंगे, फिर सर्विस की, तब मजा आएगा। ये है आपकी गुड्स की डेफिनेशन। चलिए वेरी गुड। अब ये डेफिनेशन लिखने एग्जाम वगैरह में आने की चांस कम है, लेकिन एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गुड्स मीन्स ऑल काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। बेटा मूवेबल वर्ड पे ध्यान देना, इमूवेबल नहीं बोला है। वेरी गुड। इमूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट अ गुड्स। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचे तो उसको गुड्स नहीं कहा जाएगा। और जी सप्लाई होने के लिए गुड्स होना जरूरी है, और सप्लाई अगर है तो ही जीएसटी लगेगा। जीएसटी लगने के लिए सप्लाई होना जरूरी है, सप्लाई होने के लिए गुड्स होना जरूरी है, और गुड्स होने के लिए मूवेबल प्रॉपर्टी होना जरूरी है। वाह, समझ आ रही बात? अच्छी पिक्चर बना पा रहे हैं आप? क्या देखा अभी अपने? सर जीएसटी, देखिए जीएसटी लगने के लिए सबसे पहले लेवी जरूरी है, जीएसटी लगना चाहिए। लेवी है तो सप्लाई होना जरूरी है। सप्लाई किसका जरूरी है सर? गुड्स का या सर्विस का? तो मैं गुड्स की बात कर रहा हूं। गुड्स का सप्लाई होना जरूरी है। और गुड्स होने के लिए क्या जरूरी है? इट शुड बी मूवेबल प्रॉपर्टी। ऑल काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इज गुड्स। और उसमें क्या इंक्लूड किया है जरा एक बार देखना। ऑल मूवेबल प्रॉपर्टी को गुड्स माना है, और एक चीज और इंक्लूड की है, एक्शनेबल क्लेम। ओ हो, एक्शनेबल क्लेम, बहुत स्कोप बढ़ा दिया। क्या इंटेंशन? एक्शनेबल क्लेम क्या? लॉटरी, कुछ तो भी एक्शन होने के बाद कुछ क्लेम मिलता है आपको, उसमें गुड्स में उसको इंक्लूड कर दिया है एक्शनेबल क्लेम को। लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, इन सब को स्कोप में लाना था जीएसटी के, इसीलिए ये वर्ड ऐड किया है। लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग एक्सेट्रा जीएसटी के स्कोप में लाना था, इसलिए ये वर्ड को डाल दिया। बहुत होशियार है बेटा गवर्नमेंट। उसके बाद और भी है, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड एग्री टू बी सर्व बिफोर सप्लाई और अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। ठीक है, और एक्सक्लूड क्या कर रहे हैं? हाँ, सारे गुड्स। क्या बोला? ऑल मूवेबल प्रॉपर्टी, ऑल मूवेबल प्रॉपर्टी इज गुड्स। वाह सर, सब मूवेबल प्रॉपर्टी को गुड्स बना दिया। तो पैसा, मनी, करेंसी, नोट, एक्शनेबल क्लेम वगैरह सब डाल दिया। बोले अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये कुछ नहीं लिखा रहता, ये नहीं है, मान लो थोड़ी देर के लिए, मानने में क्या है, ये कुछ भी नहीं है, मान लो, बस इतनी डेफिनेशन, ये स्टेट। मतलब समझ रहे हैं आप इसका मतलब ये है, मैं सामान खरीदता हूं, कोई गुड्स देता हूं, गुड्स ले रहा हूं, उसको पैसे दे रहा, तो वो पैसे भी गुड्स है। कैसे? मूवेबल प्रॉपर्टी है, हाँ, एक्शनेबल क्लेम है, हाँ, गुड्स, नोट इज एक्शनेबल क्लेम। उस पर लिखा है ना, मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं, जिसके हाथ में नोट, उसको उतने, वो पैसे का मालिक, उतने रुपए उसको मिलेंगे। समझ रहे नहीं समझ रहे आप? इसका मतलब ये होता है, यानी गड़बड़ हो जाएगी। मैंने आपको पैसे दिए, जीएसटी लगाओ, आपने सामान दिया, जीएसटी लगाओ, मैं भी लगा था, तू भी लगा, मैं भी लगा था, तू भी लगा, कितना जीएसटी खेलना पड़ेगा? जस्ट इमेजिन। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आया एक्सक्लूड। क्या एक्सक्लूड? मनी एंड सिक्योरिटी। सर मनी यानी क्या होता? सिर्फ कागज का नोट? नहीं नहीं नहीं, मनी में बहुत चीजें डाली है। पहले तो गुड्स की डेफिनेशन समझ गई, अब ध्यान से सुनना बेटा, मनी की भी डेफिनेशन है, और सिक्योरिटी यानी वो शेयर्स वगैरह होते हैं। यहाँ डेफिनेशन मैंने सिक्योरिटीज की नहीं डाली है, अगले चैप्टर में मिलेंगे आपको, क्योंकि यहाँ उसका काम नहीं था, लेकिन मनी का काम था। ये रही बेटा मनी की डेफिनेशन। देखिए गुड्स की डेफिनेशन हो गई हमारी पर्सन की डेफिनेशन हो गई, सर्विस पे बाद में आता हूं। मनी पहले देख लो, मनी क्या होता है? बहुत आसान डेफिनेशन है बेटा, इंडियन लीगल टेंडर। ये जो आपका नोट होता है ना, करेंसी नोट, उसको बोलते हैं इंडियन लीगल टेंडर, बराबर है? वो इंडिया का लीगल टेंडर है, जिसको पैसा माना गया है। इसमें फॉरेन करेंसी भी आ गई, चेक भी आ गया, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, ट्रेवलर चेक, मनी ऑर्डर, पोस्टल और इलेक्ट्रॉनिक रेमिनेंस, एनी अदर इंस्ट्रूमेंट आरबीआई। When used as a consideration, चीज समझ लो, मनी when used as a consideration, मनी कब बोलेंगे? इन सब चीजों को भी, इन चीजों को मनी बोलते हैं, लेकिन कब? When used as consideration to settle an obligation or exchange with Indian legal tender of another denomination, excluding currency held for its numismatic value। ये क्या होता है? पुराने नोट,
पुराने सिक्के, जैसे मान लीजिए अभी मैं आपको पुराना 1000 का नोट है, पुराना 1000 का नोट पुराना हो गया, अब उसकी कोई वैल्यू बची क्या? नहीं। कोई अगर आपको, आप जाओगे बाजार में तो कोई उसको लेगा नहीं। मैं आपको बोलता हूँ 50 रुपए में देता, दे दे, वो भी मैं क्यों ले रहा हूँ? क्या उसका लीगल टेंडर है क्या? नहीं सर, उसका लीगल टेंडर नहीं, तो मैं क्यों ले रहा हूँ? सर न्यूमरिस्टिक वैल्यू है, मुझे करेंसी कलेक्ट करने का शौक है, इसलिए मैंने आपसे ले लिया, भाई पुराना नोट होना चाहिए मेरे पास, तो मैं रख रहा हूँ आपके, आज नहीं चलता हूँ, 50 रुपए में लिया। एक्सक्लूडिंग करेंसी हेल्ड फॉर इट्स न्यूमरिस्टिक वैल्यू, तो उसको मनी नहीं कहा जाता। यानी पुराना 1000 का नोट, पुराने कॉपर के सिक्के वगैरह जो पहले यूज होते थे 18th सेंचुरी वगैरह में, उसको हम मनी नहीं कहते। आई होप आई एम क्लियर, बराबर है? चलिए, हो गई आपकी मनी की डेफिनेशन। तो अभी कहने का मतलब ये है, मनी इज नॉट गुड्स, ठीक है। सिक्योरिटी वैसी शेयर्स वगैरह ये भी गुड्स नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप मनी से कोई ऑब्लिगेशन सेटल कर रहे हो तब ये गुड्स नहीं है, चीज समझ लेना, ठीक है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा और 15 मिनट बाद आऊंगा, अभी नहीं, पहले, उसके पहले कुछ और बात करेंगे। सर्विसेज की बात कर लेता हूं। क्या की बात करता हूं? सर्विसेज की। वो इसको इसीलिए रोक के रखा है, ये थोड़ा सा मैंने बोला ना इस पे 2 मिनट बाद आता हूं, लेकिन सर्विसेज पढ़ने के बाद आऊंगा, ठीक है। आप वैसे सर्विसेज देखते बराबर आप शायद खुद ही समझ जाओगे कि सर ने क्यों छोड़ा था। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। सर्विसेज सेक्शन। सर्विसेज मीन्स एनीथिंग एक्सक्लूडिंग गुड्स, मनी, सिक्योरिटीज। मनी सिक्योरिटी आपको पता है, गुड्स को छोड़ के कुछ भी रहे उसको सर्विस में डाल दिया। अरे बाप रे, बचे कुचे को गुड्स में, पहले तो गुड्स में सब कवर किया था, अब गुड्स के अलावा जो भी बचता है वो सर्विस, जो गुड्स में नहीं है वो सर्विस। लो, पूरा ही स्कोप बढ़ा दिया, पूरा ही स्कोप बढ़ा दिया। बढ़िया काम किया ये तो, है ना? ठीक है सर, एक चीज चलो थोड़ा सा बेटा, हाँ, मनी और सिक्योरिटी जरा ध्यान देंगे। एक्सक्लूडिंग गुड्स क्या होता हो तो आपको पढ़ा चुका हूं, मनी क्या होता है वो भी बता चुका हूं, सिक्योरिटी क्या होता है वो भी बता चुका हूं। एक्सक्लूडिंग मनी एंड सिक्योरिटी, मनी को और सिक्योरिटी को गुड्स में भी नहीं डाला और बेटा सर्विसेज में भी नहीं डाला, बराबर है ना? लेकिन जरा यहां देखना, इंक्लूडिंग क्या है? एक्टिविटीज रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी और इट्स कन्वर्जन फॉर अ कंसिडरेशन। कन्वर्ट कराते कंसिडरेशन में, फॉरेन करेंसी कन्वर्ट कराए आपने इंडियन करेंसी में, इंडियन करेंसी कन्वर्ट कराए फॉरेन करेंसी में, ये एक्टिविटीज का अलग से चार्ज लिया जाता है। वो जो कमीशन रहता है उसको सर्विस माना जाएगा और उस पे जीएसटी लगेगा। समझ आई बात? ब्रोकरेज कमीशन, उस पे जीएसटी लगेगा। एक्टिविटीज रिलेटेड टू यूज ऑफ मनी, पैसे के यूज करने के लिए क्या मिलता है? सर इंटरेस्ट मिलता है। क्या मिलता है? इंटरेस्ट। ओ माय गॉड, इंटरेस्ट पे भी जीएसटी ला दिया इनके हिसाब से, तो वही है एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी। यूज ऑफ मनी, व्हाट इज द कंसिडरेशन फॉर यूज ऑफ मनी? सर इंटरेस्ट इज द कंसिडरेशन फॉर यूज ऑफ मनी। वाओ, इंटरेस्ट को भी जीएसटी, इंटरेस्ट को सर्विस में लाया है और सर्विसेज जीएसटी। सर्विसेज सप्लाई है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बराबर है ना? ओहो, हाहाकार हो गया ये तो, है ना? नहीं, लाया है इस इंटरेस्ट को, ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन कुछ इंटरेस्ट को छोड़ा है, इसको एग्जेम्प्ट किया है। एग्जेम्पशन भैया, पहले लेवी फिर एग्जेम, पहले चार्ज क्रिएट करो, पूरा चार्ज क्रिएट करो, लेवी लेवी लेवी, और उसके बाद उसमें से क्या चीजों को एग्जेम्पशन दिया है वो एग्जेम्पशन दिया है। मेडिकल फैसिलिटीज एग्जेम्पशन, चैरिटेबल ट्रस्ट एग्जेम्पशन, किसी किसी को एग्जेम्पशन दिया है ना। भले ही आप सप्लाई करोगे, अगर स्पेसिफिकली किसी गवर्नमेंट ने कोई चीज एग्जेम्प्ट रखी है स्पेसिफिकली, तो फिर उसको एग्जेम्पशन मिलेगा। तो ये जो एग्जेम्पशन है बेटा 4th चैप्टर में पढ़ने वाले, पूरी लिस्ट है हमारे पास, बराबर है? नेगेटिव लिस्ट में डालो, बोलो एग्जेम्पशन जो भी, अभी उसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है? अभी सिर्फ चार्ज क्रिएट कर रहा हूं मैं, सिर्फ चार्ज क्रिएट, लेवी लागू करना, चार्ज कैसे जीएसटी लगाना, और फिर क्या हटा है वो बाद में देखेंगे, ठीक है? सब देखेंगे, कुछ नहीं छूटेंगे। सेकेंड, एक्टिविटीज फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज। ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी फैसिलिटेट करना, ये कौन करता बेटा? ये होता है ब्रोकरेज। क्या होता है? ब्रोकरेज, या बोल सकते हैं म्यूचुअल फंड कमीशन,
बराबर है ना। आप सिक्योरिटी खरीदते हो तो अरेंज करके कौन देता है? ब्रोकर देता है ना। खरीदना है, बेचना है, जो भी ब्रोकर करके देता है आपको, उसके लिए आप उसको ब्रोकरेज पे करते हो। और वो जो आप बेटा ब्रोकरेज पे करते हो वो है एक्टिविटीज रिलेटिंग, एक्टिविटीज फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज। बराबर है। तो इसके ऊपर भी, इसको भी सर्विस में लाया गया, इसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर बार बार कंसिडरेशन कंसिडरेशन कर रहे हैं, तो व्हाट इज दिस कंसिडरेशन? ओके, चलिए दो डेफिनेशन हो गई। हाँ, यहाँ कुछ एग्जांपल दिए बेटा आपके लिए। ट्रांजैक्शन इन मनी क्या होता है? डिपॉजिट और विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम बैंक, बोरिंग और रिपेमेंट ऑफ लोन, कन्वीनियंस ऑफ करेंसी, कन्वर्जन ऑफ रुपी इनटू कॉइन। सिक्योरिटीज क्या होता है? एक्शनेबल क्लेम के बारे में भी देखिए दिया है। सिक्योरिटीज यानी ट्रांजेक्शन सिक्योरिटी डज नॉट अट्रैक्ट जीएसटी। एग्जांपल सेल परचेज ऑफ स्टॉक। ट्रांजेक्शन स्टॉक खरीदा बेचा उसको सिक्योरिटी नहीं, मतलब उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन जो कमीशन है, जो ब्रोकरेज है, उस पर जीएसटी लगेगा। चीज समझ लो। मैंने 1 लाख के शेयर्स बेचे, आपने 1 लाख के शेयर्स खरीदे, तो ये 1 लाख पे जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि ये हो गया ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज जो है, ये देखो, ये सिक्योरिटीज जो है, ये ना गुड्स की डेफिनेशन में है ना सर्विस की डेफिनेशन में। और अगर कोई चीज गुड्स नहीं है, सर्विस नहीं है, तो वो सप्लाई नहीं है। कोई चीज सप्लाई नहीं है तो लेवी नहीं है, और लेवी नहीं है तो जीएसटी नहीं है। सीधी सीधी बात। सेक्शन 9 में लेवी लिखा है, जीएसटी लगेगा। कब लगेगा? सर सप्लाई पे जीएसटी लगेगा। टैक्सेबल सप्लाई, दैट टू सप्लाई शुड बी टैक्सेबल। टैक्सेबल सप्लाई के बारे में सेक्शन 7 में लिखा है। और सप्लाई क्या बोलता है? गुड्स एंड सर्विसेज। तो बेटा जो गुड्स नहीं है और सर्विस नहीं है तो सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है तो लेवी नहीं है, लेवी नहीं है तो जीएसटी नहीं है। सीधी सीधी बात। मनी और सिक्योरिटीज पे कोई जीएसटी नहीं है इनके ट्रांजेक्शन पे। बराबर है। ट्रांजेक्शन इन मनी, डिपॉजिट विड्रॉल मनी फ्रॉम बैंक, बोरोइंग, रीपेमेंट ऑफ लोन, कन्वेंस ऑफ करेंसी, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, कन्वर्जन ऑफ रुपी इनटू कॉइन। लेकिन एक चीज समझ लेना, ये कन्वर्जन ऑफ रुपी इनटू कॉइन पे अगर कोई चार्ज लिया जाता है, मान लीजिए आपने 1000 रुपए दिए और आपको 980 रुपए के कॉइन दिए, तो ये जो 20 रुपए ये कमीशन है, ये कमीशन है बेटा। तो ये जो कमीशन है इस पे जीएसटी लगेगा। इट इज नॉट द ट्रांजेक्शन इन मनी। ये कमाई है, कमीशन है, पैसा कमाया, सर्विस दी है, जीएसटी लगेगा। फैसिलिटेटिंग ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज, ब्रोकरेज। ट्रांजेक्शन 1 लाख के शेयर खरीदे, 1 लाख के बेचे, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन मान लीजिए उस 1 लाख पे 1000 रुपए ब्रोकर की ब्रोकरेज है, उस पे जीएसटी लगेगा। एक्शनेबल क्लेम को तो ऑलरेडी जीएसटी गुड्स के दायरे में लाया गया है। क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ अनसिक्योर्ड डेट, राइट टू पार्टिसिपेट ड्रॉ हेल्ड इन अ लॉटरी, आरियर्स ऑफ लेंट इज एक्शनेबल क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम एक्सेट्रा। ये एग्जांपल्स है, ये इलुस्ट्रेटिव लिस्ट है बेटा, ये फुल एग्जांपल्स पूरे नहीं है। बराबर है, इलुस्ट्रेटिव है। चलिए ठीक है, ये कवर हो गया हमारा। ये पेज पे तो बाद में आऊंगा। ये हो गया। रिसिपिएंट के बारे में अभी नहीं है, रिसिपिएंट के बारे में थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा। यहां रिसिपिएंट के बारे में कुछ लिखा नहीं है। आगे लिखा है, एक्चुअली थोड़ा रिसिपिएंट के बारे में आगे लिखा है, तो मैं रिसिपिएंट के बारे में आपको आगे बताऊंगा। ये देखिए, मैं बता देता कहाँ लिखा है वैसे। उसके पहले हम कंसिडरेशन जरूर पढ़ेंगे। एक्शनेबल क्लेम ये ऑलरेडी आपको बता दिया है। कंसिडरेशन पढ़ते बेटा, कंसिडरेशन, ठीक है। चलिए, और बिजनेस भी पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट। चलिए बिजनेस पहले लेता हूं बेटा। बिजनेस, बिजनेस म्हणजे काय, ये यहां पे अभी अपन ने देखा था। ये देखिए, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, या तो बिजनेस के ड्यूरिंग या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस बढ़ाने के लिए, बिजनेस के लिए ही ये लिया गया है। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब वो होता है। बराबर है। चलिए ठीक है। ये दो डेफिनेशन चिल्लर है, निपटा लेते। प्रिंसिपल और फैमिली की। प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल एजेंट वाला, ये वो है प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल मीन्स अ पर्सन ऑन बिहाफ, एजेंट कैरीज ऑन बिजनेस ऑफ सप्लाई और रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। गुड्स सर्विसेज, रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, वो जिस एजेंट के बिहाफ में जो ये काम करता है उसको प्रिंसिपल के बिहाफ में जिसके बिहाफ में एजेंट काम करता है उसको प्रिंसिपल कहते हैं। प्रिंसिपल एजेंट मालूम है आपको?
या मुझे गुड्स बेचना है तो मैं एजेंट अपॉइंट करता हूं, तो मैं हुआ प्रिंसिपल, वो हुआ एजेंट, बस बाकी कुछ नहीं। अब फैमिली में कौन कौन आता है? फैमिली मीन्स स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द पर्सन, उसके बीवी, उसके बच्चे, एंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, माता पिता, दादा दादी, भाई बहन ऑफ द पर्सन इफ आर होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन सेड पर्सन। बड़े काम की लाइन है बेटा, होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन सेड पर्सन, डिपेंडेंट है। यानी अगर इंडिपेंडेंट हुए माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, तो फैमिली में नहीं आएंगे। इंडिपेंडेंट हुए चिल्ड्रन, तो इंडिपेंडेंट चिल्ड्रन तो भले ही डिपेंडेंट नहीं है तो भी फैमिली में आएंगे। स्पाउस चाहे डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, चिल्ड्रन चाहे डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, वो फैमिली की डेफिनेशन में आएंगे। लेकिन पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर्स डिपेंडेंट है तो ही फैमिली की डेफिनेशन में आएंगे। डिपेंडेंट नहीं है तो फैमिली की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। आई बात समझ में? चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आता हूं बेटा काम की चीज, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बिजनेस की। टाइम लगेगा, आराम से समझेंगे। ये चीजों को बिजनेस कहा गया है। बिजनेस में टोटल बेटा 9 एक्टिविटीज है। यहाँ पे क्या है? टोटल 9 एक्टिविटीज। ये 9 एक्टिविटीज को दोस्तों बिजनेस माना गया। क्या माना गया? बिजनेस। अब इसमें मैंने इसको बाइफरगेट कर दिया, 2 जनरल एक्टिविटीज और स्पेशल एक्टिविटीज। ये देखिए 4 मैंने जनरल कहा है और स्पेशल में टोटल 5। 4 जनरल 5 स्पेशल। ऐसा बाइफरगेशन कोई जरूरी नहीं है, ये अपन ने कर दिया है। ठीक है, ध्यान देना। बिजनेस में क्या क्या आता है? एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, वोकेशन यानी पेशा, एडवेंचर, एडवेंचर यानी क्या? गोवा ले गए, हिल प्लेस, ऐसा कोई एडवेंचरियस जगह पे। उसके बाद वेजर, वेजर यानी वेजरिंग एग्रीमेंट, बेटिंग, शर्त पर लगाना, गैम्बलिंग करना, वो सब चीज आ गई। वेजरिंग, बेटिंग, ठीक है, जुआ, जुआ बोलते ना उसको। एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी, इनके जैसी कोई और सिमिलर एक्टिविटीज। इंपॉर्टेंट लाइन, वेदर और नॉट इज फॉर पिक्यूनरी बेनिफिट। पिक्यूनरी बेनिफिट मतलब प्रॉफिट मोटिव होता है। क्या होता है बेटा? प्रॉफिट मोटिव। इट मीन्स इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट इज नॉट द क्राइटेरियन डिटरमाइनिंग द स्टेट ऑफ बिजनेस। मतलब ये एक्टिविटीज कौन सी? ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवांटेज, एडवेंचर, वेज और अदर सिमिलर एक्टिविटीज। ये एक्टिविटी बिजनेस है सर। हाँ, चाहे प्रॉफिट मोटिव हो या ना हो, उससे मतलब नहीं। आप बोलेंगे मैं ये सब तो कर रहा हूं लेकिन मेरा प्रॉफिट मोटिव नहीं है। अरे भैया वो जाने दो, प्रॉफिट मोटिव हो या ना हो, हमने क्या बोला? उसको बिजनेस मानेंगे। हमने बिजनेस की डेफिनेशन में डाला है तो उसको बिजनेस कहेंगे। समझ आया? हाँ सर समझ आया, बहुत अच्छी बात है। सेकंड बेटा एक चीज ध्यान रखना, जीएसटी बिजनेस टैक्स है, ये भी चीज समझ लीजिए। जीएसटी इज अ बिजनेस टैक्स, बराबर। जीएसटी इज अ बिजनेस टैक्स। आगे, और आईटीसी भी तभी मिलता है जब बिजनेस यूज के लिए ले रहे हैं आप। पर्सनल यूज के लिए तो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। जैसे आपने मान लीजिए, अभी आपको बता देता हूं, आपने घर पे एसी लगवाया, चीज समझ लो, तो वो आपने जो घर पे एसी लगाया वो आपके पर्सनल यूज के लिए, जीएसटी तो सप्लायर ने आपको लगा के दिया है लेकिन उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने एसी अपने फैक्ट्री में लगवाया है, ठीक है, तो आप वो बिजनेस के लिए एयर कंडीशन का यूज कर रहे हो। या मैं समझ लीजिए रिकॉर्डिंग करता हूं तो मैंने एयर कंडीशन लगवाया है, या क्लासेस में हम क्लासेस चलाते तो उसमें एयर कंडीशन लगाया है। तो ये क्यों है? फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज फर्दर इन कोर्स ऑफ बिजनेस, तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। मोबाइल पर्सनल यूज के लिए लिया नहीं मिलेगा, मोबाइल लेकिन बिजनेस यूज के लिए लिया तो मिलेगा। चीज समझ लीजिए, ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट भी तभी मिलता है, ठीक है। खैर इनपुट टैक्स क्रेडिट की बाद में बात करेंगे, उसके लिए पूरा एक चैप्टर है बेटा हमारे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी। चलिए आगे चलते हैं। एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन इन कनेक्शन विथ और इंसिडेंटल और एंसिलरी टू सब क्लॉज ए, ये है आपका सब क्लॉज ए। बहुत बढ़िया,
मतलब इसका ये है, अगर 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 ये ए में जो एक्टिविटीज है ये बिजनेस है, अगर क्या है ही, तो इसकी इंसिडेंटल या एंसिलरी एक्टिविटी भी बिजनेस कहा जाएगा। वाह वाह, बहुत बढ़िया, पूरा ही हिला दिया। एंसिलरी एक्टिविटीज भी बिजनेस कहा जाएगा। ओ हो, बहुत बढ़िया, दो एग्जांपल दिए। उसके बाद मैं एक मजेदार एग्जांपल लेता हूं। सबसे पहले लिखा है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर और स्क्रैप बाय ट्रेडर ऑफ मोबाइल शॉप। आपकी मोबाइल की दुकान है, हाँ, आप क्या कर रहे हैं, ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर कुछ तो भी कर ही रहे हैं, हाँ कर रहे हैं। अब इसका आपने ओल्ड फर्नीचर बेचा, तो ये जो एक्टिविटी है, ये फर्नीचर मोबाइल की दुकान का है, बिजनेस का फर्नीचर है, तो ये एक्टिविटी इंसिडेंटल इंसिलरी टू सब क्लॉज ए। हाँ, फर्नीचर दुकान का था, उस पर डेप्रिसिएशन में क्लेम करता था, बिजनेस करता था, तो भैया ये जो फर्नीचर बेचा इस पे जीएसटी लगेगा। बट घर का फर्नीचर बेचा, जीएसटी नहीं लगेगा। ये घर के फर्नीचर में बिजनेस के लिए थोड़ी यूज कर सकता था, ना ट्रेड, ना कॉमर्स, ना मैन्युफैक्चर, ना प्रोफेशन, ना वोकेशन, ना एडवेंचर, ना वेजरिंग, उसके लिए मैं यूज करता ही नहीं था घर का फर्नीचर, ना डेप्रिसिएशन लेता था। अब बिजनेस का है, ये कैसे पता चलेगा? सर हम डेप्रिसिएशन लेते ना बिजनेस वाले एसेट्स पे, इनकम टैक्स में पढ़ा था ना, तो बिजनेस वाला है ना बेटा, तो अब आप उसको रद्दी में बेच रहे ना ओल्ड फर्नीचर को, तो जीएसटी लगेगा। इट विल बी सप्लाई, इट विल बी बिजनेस। बिजनेस मान लिया मतलब गुड सर्विस सब लग जाएगा, सीधी बात। इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस देखा था अपन ने, सप्लाई की डेफिनेशन में भी ये सारे वर्ड उसी की डेफिनेशन में। बहुत बढ़िया। सेल ऑफ ओल्ड मशीन बाय मैन्युफैक्चर, ये भी रहेगा। चलिए एक एग्जांपल देता हूं, जवाब आप देना। वैसे कैसे दूंगे, सॉरी, क्लास में रहते तो पूछता था। आपकी शॉप है, उस पर न्यूज़पेपर आता है, न्यूज़पेपर भी एक्सपेंडिचर है। शॉप पे एक न्यूज़पेपर रखना जरूरी, भाई कस्टमर आते खाली खड़े रहेंगे तो मैगजीन, शॉप देखा होगा आपने कई बार, शॉप में अगर टाइम रहता है तो कस्टमर पढ़ते रहता है न्यूज़पेपर, मैगजीन वगैरह, तो वैसा न्यूज़पेपर मैगजीन पड़ा है, और उसका जो एक्सपेंस है आप ऑब्वियसली बिजनेस में क्लेम करते ही थे, भैया खर्चा है बिजनेस से रिलेटेड, दुकान पे न्यूज़पेपर आता है, बराबर है, जरूरी है बिजनेस के लिए न्यूज़पेपर, एडवर्टीजमेंट वगैरह देते रहते होंगे आप। क्या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर की मैं बात नहीं करूंगा। वो जो न्यूज़पेपर है जमा होता है, अब वो रद्दी जो जमा हो गई उसको आपने बेच दिया, समझना बात। न्यूज़पेपर की रद्दी, जो न्यूज़पेपर आपके दुकान में आता था, शॉप में आता था, वो रद्दी को आपने बेचा। एक्टिविटी एंसिलरी इन और इन कनेक्शन विद और इंसिडेंटल टू सब क्लॉज ए। इंसिडेंटल, सब क्लॉज ए में ट्रेड, आपकी दुकान में ट्रेड होता था, हाँ होता था सर, ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन कुछ भी होता था, उससे रिलेटेड एक्टिविटी, हाँ सर न्यूज़पेपर उसके लिए आते थे। उसी न्यूज़पेपर को रद्दी में आपने बेचा है, हाँ सर उसी न्यूज़पेपर को रद्दी में बेचा है, सप्लाई मानेंगे, सॉरी जीएसटी लगेगा, जीएसटी लगेगा, सॉरी बिजनेस मानेंगे उसको, सॉरी मैं तो बाकी की बात बोल दी, सप्लाई जीएसटी लगेगा, बिजनेस माना जाएगा, वो बिजनेस की डेफिनेशन में इंक्लूड है। ओहो हो। और घर की रद्दी बेचा तो नहीं, वो नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था, एक तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम, टीटीडी, तिरुपति का जो मंदिर है, वहां पे बेटा प्रसाद जो था ना, प्रसादम, उसके लिए पैसे लिए जाते, मतलब पैसे लिए जाते हैं, जो दर्शन कराते हैं उसके बाद प्रसाद दिया जाता है, प्रसाद का चार्ज उसमें इंक्लूड रहता है, पैसे लिए जा रहे हैं, कंसिडरेशन। अब सवाल ये उठा, ये जीएसटी के पहले की बात है, सीएसटी डिपार्टमेंट ने, वहां के सेंट्रल सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट या वैट डिपार्टमेंट ने बोला, भैया ये जो प्रसादम आप दे रहे हो ना, ये पैसे लेके दे रहे हो, बेच रहे हो आप ये प्रसादम, इस पे वैट लगेगा, सीएसटी लगेगा। अरे बाप रे, तो केस जो है वो कोर्ट में गया। क्या मेन एक्टिविटी उस मंदिर की प्रसादम देना है कि दर्शन कराना है? सर मेन एक्टिविटी दर्शन है, रिलीजियस एक्टिविटी मेन है, प्रसादम इज इंसिडेंटल एक्टिविटी, इज एंसिलरी एक्टिविटी, बराबर है ना। मेन एक्टिविटी रिलीजियस, इंसिडेंटल एक्टिविटी प्रसादम। अब मुझे बताओ, इंसिडेंटल एंसिलरी एक्टिविटी तभी बिजनेस कहलाएंगी जब मेन एक्टिविटी बिजनेस कहलाएंगी। बोलो हाँ कि ना। यहां लिखा है ऊपर की एक्टिविटी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग सब सब सब, सब बिजनेस की डेफिनेशन में है, और बी पॉइंट में लिखा है, देखो ध्यान से, एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन इन कनेक्शन विथ, एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन कनेक्शन विथ और इंसिडेंटल और एंसिलरी,
टू सब क्लॉज ए, यानी कोई भी एक्टिविटी इन कनेक्शन विथ और इंसिडेंटल टू और एंसिलरी टू सब क्लॉज ए से रिलेटेड। अगर ए ही बिजनेस नहीं है तो बी तो बिजनेस होने के चांस ही नहीं है। समझ आ रही बात? अब मंदिर वालों ने बोला कि भैया वी आर डूइंग रिलीजियस एक्टिविटी, अंडरस्टैंड? रिलीजियस एक्टिविटी ए पॉइंट में कहीं आती है क्या? नहीं, ट्रेड भी नहीं है, कॉमर्स भी नहीं है, मैन्युफैक्चर भी नहीं है, प्रोफेशन भी नहीं है, वोकेशन भी नहीं है, एडवेंचर भी नहीं है, वेजरिंग भी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, पिक्यूनरी बेनिफिट नहीं है, नहीं है, अदर सिमिलर एक्टिविटी नहीं है। रिलीजियस एक्टिविटीज इज नॉट ए बिजनेस, ए पॉइंट में नहीं आती, तो उसके तुम बोल रहे ये जो प्रसादम देना है, इट इज इंसिडेंटल टू मेन एक्टिविटी। व्हाट इज मेन एक्टिविटी? रिलीजियस। रिलीजियस जो दर्शनम, दर्शन इज द मेन एक्टिविटी, चैरिटेबल एक्टिविटी, रिलीजियस एक्टिविटी, उसका इंसिडेंटल है प्रसादम, उसका इंसिडेंटल है। ये प्रसादम बिजनेस का इंसिडेंटल नहीं है। और यहां बी पॉइंट में कवर होने के लिए क्लॉज ए की इंसिडेंटल एक्टिविटी होना, और क्लॉज ए में बिजनेस एक्टिविटी लिखी है, क्लॉज ए में रिलीजियस एक्टिविटी नहीं लिखी, तो प्रसादम विल, दो आप पैसे ले रहे हो कोई बात नहीं, कंसिडरेशन से लो, बिना उसकी मतलब नहीं यहाँ पे, प्रसादम विल नॉट बी लायबल टू जीएसटी। समझ आई बात? कहां से लगेगा देख लीजिए, समझे आप? नहीं समझे है ना? चलिए आगे सी पॉइंट पे आते दोस्तों। सी और डी पॉइंट तो वैसे बहुत सिंपल है, ध्यान देना जरा। एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन, आराम से मैं बहुत अच्छे से चल रहा हूं बेटा। ये चैप्टर जो है ना, ये अगर समझ गया तो आगे के 8 चैप्टर बहुत आसान है। ये चैप्टर समझना बहुत जरूरी है। मैं बहुत टाइम लगा के काम कर रहा हूं, बराबर है ना? धीरे धीरे हम चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद दोस्तों सी पॉइंट को देखते हैं। एनी एक्टिविटी or transaction in nature of subclause A above whether or not there is volume, मतलब कोई भी एक्टिविटी A के जैसी, whether or not, चाहे दे वॉल्यूम यानी बहुत ज्यादा वॉल्यूम में हो या ना हो, फ्रीक्वेंसी यानी बार बार होता हो ना हो, उससे मतलब नहीं, कंटिन्यूसली हो ना हो, रेगुलरली हो ना हो। ओकेशनल ट्रांजेक्शन, एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। इवन ओकेशनल ट्रांजेक्शन आर सब्जेक्ट टू जीएसटी। फॉर एग्जाम्पल ट्रेडर ऑफ कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर की ट्रेडिंग करता हूं। ऑल्सो प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी हाउ टू सेटअप कंप्यूटर शॉप टू हिज फ्रेंड फॉर कंसिडरेशन, इसमें जीएसटी लगेगा। एक चीज और मतलब ये बिजनेस माना जाएगा। जैसे मैं मान लीजिए मेरा टीचिंग का बिजनेस है, मुझे वास्तु भी समझता है, वास्तु का नॉलेज है, धर्म का नॉलेज है, ज्ञान का नॉलेज है, गीता वीता आती है, सब आती है, तो मैं प्रवचन भी देता हूँ। प्रवचन एक बार मैंने प्रवचन किया समझ लो, फॉर एग्जाम्पल भागवत वगैरह प्रवचन किया, एक ही बार किया, बार बार नहीं किया, तो उसको भी बिजनेस माना जाएगा। ऑल्दो इट्स नॉट अ रिलीजियस एक्टिविटी, ऐसा कहा बताना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद डी पॉइंट, सप्लाई or acquisition of goods including capital assets and services in connection with commencement or closure of business। या तो सप्लाई कर रहे या खरीद रहे, या बेच रहे या खरीद रहे, किसमें? विद इन कनेक्शन विद कमेंसमेंट और क्लोजर, ठीक है। ये जनरली आईटीसी क्लेम करने के लिए इसको बिजनेस के अंदर माना जाता है। इसको बिजनेस माना जाएगा, इसको सप्लाई माना जाएगा, सॉरी बिजनेस माना जाएगा। बिजनेस में आ गया मतलब फिर वो सप्लाई वगैरह आ जाता है। यानी कमेंसमेंट के पहले अगर खरीदा और क्लोजर के बाद बेचा तो वो सब बिजनेस मान लिया जाएगा, ठीक है। इट कवर्स परचेस और सेल ऑफ एसेट्स मटेरियल बिफोर कमेंसमेंट और क्लोज ऑफ और फिक्स एसेट एट क्लोजर ऑफ बिजनेस। अब ये कभी भी हो सकता है बेटा, एक चीज समझ लेना। जैसे मान लीजिए मैं क्लास चलाता हूँ, ये अपन क्लास चलाते हैं, कैप्स वाले क्लास चलाते हैं, आपको तो मालूम है। अब या कोई आदमी क्लास चलाता है XYZ नाम से, और वो प्रीमाइसेस जो है, अपना जो प्रीमाइसेस है वो छोटा पड़ रहा, अपना काम बहुत बढ़ गया, तो अपन ने दूसरा प्रीमाइसेस ले लिया, बेंचेस वगैरह सब नए ले लिए, प्रोजेक्टर वगैरह सब नए लगा दिए, बराबर है। अब 3 साल से नए प्रीमाइसेस में है अपन, और वो जो पुराने प्रीमाइसेस के बेंचेस वगैरह अगर कोई आता है, ये कैपिटल एसेट है अपने, उस वक्त जीएसटी अपन ने लिया था, इस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मालूम होगा, बराबर है ना। अब ये बिजनेस एसेट्स को हम बेच रहे हैं, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, सेल ऑफ स्टॉक और फिक्स्ड एसेट एट क्लोजर ऑफ बिजनेस,
बिजनेस क्लोज कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं। तो ये जो फिक्स्ड एसेट जो हम बेच रहे हैं दोस्तों, इस पे भी इसको बिजनेस माना जाएगा, ये ट्रांजैक्शन को बिजनेस ट्रांजैक्शन माना जाएगा सेक्शन के हिसाब से। चलिए ठीक है। स्पेशल एक्टिविटीज प्रोविजन बाय क्लब, सोसाइटी, association or any such body for subscription or any other consideration of facility to its members। पैसे लेके कोई फैसिलिटी दी जाती है मेंबर्स को तो उसको भी बिजनेस कहा जाता है। अभी एक चीज ध्यान रखना, आप अगर फ्लैट में रहते होंगे, फ्लैट में तो एक सोसाइटी रहती है, आपकी जो बिल्डिंग रहती है उसको हम सोसाइटी बोलते हैं। आपसे कॉमन एरिया यूज करने के लिए, कॉमन चीजें यूज करने के लिए मेंटेनेंस लिया जाता है, आपको मालूम होगा। मेंटेनेंस भी बिजनेस में आ गया, हालांकि एक एग्जेम्पशन लिमिट है, मैं आपको बता देता हूं। अगर रेसिडेंशियल सोसाइटी है तो 7,500 तक का पर मंथ मेंटेनेंस जो है वो एग्जेम्प्ट है। अगर इसके ऊपर मेंटेनेंस है तो उस पर भी बिजनेस में माना जाएगा, उस पर भी जीएसटी लगेगा, ये रेसिडेंशियल सोसाइटी पे। और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स अगर है तो फिर तो भैया पूरा टैक्सेबल होगा, ये समझ लेना, पूरा के पूरा टैक्सेबल होगा। ठीक है। इसके बाद आता है फिफ्थ, एडमिशन फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ पर्सन ऑफ प्रीमाइसेस, एंट्री टिकट टू अम्यूजमेंट पार्क, दिवाली मेला, सिनेमा थिएटर, इन पे भी, इनको भी बिजनेस में मान लिया जाएगा, मतलब सप्लाई के स्कोप में आ जाएंगे, मतलब लेवी हो सकता है। लेकिन जीएसटी की लिमिट ऐसे 20 लाख रुपए है, तो लेकिन एंट्री टिकट, इसको हम बोलते हैं एंट्री टिकट्स, इस पे भी जीएसटी लगता है। Services supplied by person as a holder of office which has been accepted by him in course of furtherance of his trade, profession, vocation। मैं एडवोकेट हूं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन, आईसीए, सीए इंस्टीट्यूट। अब सीए इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट साहब है, वो प्रेसिडेंट किसको बनाएंगे सीए इंस्टीट्यूट का? किसी को भी बना देंगे क्या? आपको बना देंगे क्या? नहीं सर, हमको कैसे बनाएंगे? वो उन्हीं को प्रेसिडेंट बनाते हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। आपका प्रोफेशन क्या है? सर चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने कौन सा ऑफिस होल्ड किया? सर प्रेसिडेंट ऑफिस। कौन सा प्रेसिडेंट ऑफिस? सर चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रेसिडेंट ऑफिस। तो उसके लिए अगर मुझे कुछ मिलता है, उस सर्विसेज सप्लाइड, मैंने सर्विसेज दी अपनी, उसको भी बिजनेस मान लिया जाएगा। कल जाके मैं आईसीए इंस्टीट्यूट का प्रेसिडेंट बन जाता हूँ, बोर्ड ऑफ स्टडीज का चेयरमैन बन जाता हूँ, एग्जाम्पल है बेटा, बोर्ड ऑफ स्टडीज का अगर मैं चेयरमैन बन जाता हूँ या आईसीए प्रेसिडेंट में बन जाता हूँ, तो भैया फिर वहां पे कुछ सर्विसेज दे रहा हूं इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ माय ट्रेड, माय प्रोफेशन, मैं मेरे प्रोफेशन के लिए दे रहा हूं। या आप समझ लो किराना दुकान है तो किराना मर्चेंट एसोसिएशन के आप कुछ अध्यक्ष वगैरह बन गए, कपड़ा की दुकान है कपड़ा मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए, ऐसा कुछ। तो भी वो क्यों बने आप? क्योंकि आप बिजनेस करते थे कपड़े का, इसलिए आपको अध्यक्ष बनाया गया। प्रोफेशन क्यों? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट था, इसीलिए मुझे आईसीए का प्रेसिडेंट बनाया गया। वोकेशन वकील, आई एम एडवोकेट, मुझे ट्रिब्यूनल का आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल का मेंबर बनाया गया। ठीक है। तो इस केस के अंदर भी वो सर्विस मान ली जाएगी, या सॉरी सप्लाई बिजनेस मान लिया जाएगा। एक्टिविटीज, ये बेटा टोटली सेटर, ये बुकी जैसा होता है। बुकी वगैरह रहते हैं ना, क्रिकेट वाले बुकी जो सेटलमेंट करते हैं, जो बेट लगाते हैं, बेटर्स जो बेट लगाते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं, जो बेट लगाते हैं इनको अपन टोटली सेटर कहते हैं। ठीक है। एक्टिविटीज ऑफ रेस क्लब इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ टोटली सेटर और लाइसेंस टू बुक मेकर, और एक्टिविटीज ऑफ लाइसेंस बुक मेकर, लाइसेंस बुकी जिसको हम बोलते हैं क्रिकेट के। ठीक है, वो भी सब बिजनेस के दायरे में आ जाएगा। मतलब समझ लो, बिजनेस के दायरे में लाया मतलब सप्लाई में लाया, मतलब लेवी में लाया, मतलब जीएसटी लगेगा। सेक्शन 7 की कहानी शुरू होकर सेक्शन 9 तक पहुंचेंगी, समझ लेना बात। एंड लास्ट इज बिजनेस की डेफिनेशन में लास्ट स्पेशल एक्टिविटीज, इसलिए मैंने इसको स्पेशल एक्टिविटीज में बाइफरगेट किया है, बराबर है। एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी ऑन विच दे आर एंगेज्ड एज पब्लिक अथॉरिटीज। ठीक है, गवर्नमेंट ने पब्लिक टॉयलेट बना दिया, बराबर है। एनी एक्टिविटी ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने समझ लीजिए टॉयलेट बनवा दिया, बराबर है, पब्लिक अथॉरिटीज। ठीक है, उसके लिए बनाया।
दिस क्लॉज मेक इट क्लियर दैट इवन द सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट भी सप्लाई करती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल हो, चाहे लोकल अथॉरिटी हो, वो भी बिजनेस के डेफिनेशन में कवर हो जाएंगे। टॉयलेट बना दिया पब्लिक, 2 रुपए 5 रुपए ले रहे हैं टॉयलेट के लिए, तो भैया वो भी बिजनेस के डेफिनेशन में कवर्ड है। वेरी गुड, बिजनेस का डेफिनेशन हुआ। अब हम आते हैं दोस्तों कंसिडरेशन पे। कंसिडरेशन मतलब क्या? कंसिडरेशन मतलब कॉमन टर्म से आप समझोगे पैसा देना, लेकिन उसका मतलब क्या ये देखते हैं, ठीक है। कंसिडरेशन की डेफिनेशन दोस्तों सेक्शन 231 में दी है। सेक्शन से याद रखने की जरूरत नहीं है, ये बता देता हूं आपको, नॉट मच इंपॉर्टेंट। अब कंसिडरेशन की डेफिनेशन में कंसिडरेशन इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स। कंसिडरेशन मतलब कि सिंपल भाषा में बोलो तो पैसे मिलना होता है सर, बराबर है ना, ऐसा सबको मालूम है। लेकिन जरा डेफिनेशन पे जाते हैं, जरा शब्दों से खेलते हैं, ठीक है, शब्दों से थोड़ा खेल के देखते हैं, बड़ा मजा आएगा। इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इंक्लूड्स एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड, मिल गया या मिलने वाला है, वेदर इन मनी, या तो पैसे मिले, मनी की डेफिनेशन देख चुके अपन, और अदरवाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ और इन रिस्पॉन्स टू और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। बेटा इंड्यूसमेंट का मतलब एक जरा 10 मिनट रुकना, या नीचे दिया हुआ है, ठीक है, तो इंड्यूसमेंट के बाद मैं थोड़ा बाद में करूंगा। इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, वेदर बाय द रेसिपिएंट or by any other person, but shall not include any subsidy given by government, central government और state government। बहुत बढ़िया, सब कुछ कवर कर डाला यहाँ पे, ठीक है। इंड्यूसमेंट का मतलब बाद में बताऊंगा, और साथ ही एक चीज और लिखी, जो भी कंसिडरेशन दिया जाता है, चलिए वो तो इंक्लूड है, पेनी पेमेंट मेड और टू बी मेड, वेदर इन मनी और अदरवाइज, कैश में हो, काइंड में हो, मनी में हो या काइंड में हो, कुछ भी हो, इन रिस्पॉन्स टू और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू, सब आपने गुड सप्लाई किया उसके रिस्पॉन्स में पेमेंट हो रहा है, या कुछ तो भी इंड्यूसमेंट के कारण पेमेंट हो रहा है, और बोथ गुड सर्विसेज और बोथ, वेदर बाय रिसिपिएंट या कोई और पर्सन, रिसिपिएंट या कोई और पर्सन। रिसिपिएंट कौन, किसका रिसिपिएंट सर? गुड्स या सर्विस का रिसिपिएंट। सर ये रिसिपिएंट कौन होता है? अरे वाह, रिसिपिएंट कौन होता है, सवाल बहुत अच्छा है। ये होते हैं रिसिपिएंट, जरा ध्यान देंगे, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था मैं वर्ड्स में ही डेफिनेशन सब कवर करूंगा। रिसिपिएंट कौन होता है, चलिए समझ लेते हैं। इफ कंसिडरेशन इज पेएबल फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, इफ कंसिडरेशन इज पेएबल फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, तो पर्सन लायबल टू पे द कंसिडरेशन, उसको हम रेसिपिएंट बोलते हैं। जो भी आदमी लायबल है वो पे करने के लिए, यानी जिसको ऑब्वियसली गुड्स या सर्विस मिलेगा वो लायबल रहेगा, ठीक है। इफ नो कंसिडरेशन इज पेएबल, फुकट में मिला तो, मान लीजिए मैंने मेरे सगे भाई को कुछ सर्विस दी, या मैंने मेरे सगे भाई को इनडायरेक्ट टैक्सेशन पढ़ाया, पैसे लूंगा क्या? पैसे लूंगा। आपने कुछ तो भी सप्लाई किया, सॉरी कोई गुड्स सप्लाई किया, गुड्स, सर्विस नहीं। यहां पे एक चीज ध्यान रखना बेटा, यहां पे गुड्स लिखा है, यहां पे सर्विस नहीं लिखा, नहीं लिखा है सर्विस, ये बात ध्यान रखना। वो एग्जाम्पल नीचे आएगा, ये रहा। इफ नो कंसिडरेशन पेएबल ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, सर्विस यानी मैंने मेरे भाई को पढ़ाया जीएसटी, और मैंने उससे कोई पैसे लूंगा क्या? नहीं लूंगा ना। तो पर्सन टू हुम सर्विसेज रेंडर, किसको सर्विस दी? मेरे भाई को, तो वो हो गया रेसिपिएंट, बराबर है। हम सिर्फ रेसिपिएंट की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, सप्लाई में आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है, जीएसटी में आएगा नहीं आएगा वो सब बात की बात है। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? हम सर सिर्फ डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, बराबर है। तो इफ कंसिडरेशन ही पेएबल, तो बात ही खत्म हो गई। जो भैया अगर कंसिडरेशन मिलने वाला है, फर्स्ट पॉइंट, ये देखिए 3 पॉइंट में डेफिनेशन है बेटा, 1 2 और 3, और ये तो नोट है, ये जो नीचे दिया ना ये एक नोट है। मैं आपको बताऊं, पहला क्या, रिसिपिएंट कौन, हु इज द रिसिपिएंट। अगर कंसिडरेशन पेएबल है, मतलब ये जो आप गुड्स सप्लाई कर रहे हो या सर्विस सप्लाई कर रहे हो, ये फुकट में नहीं दे रहे, इसके बदले कंसिडरेशन देना पड़ेगा सामने वाले को। तो रिसिपिएंट कौन हुआ गुड्स सर्विस का? सर रिसिपिएंट वो हुआ जो लायबल है कंसिडरेशन पे करने के लिए, बराबर। अभी जो पैसे देंगे वो रिसिपिएंट, बराबर है।
सेकेंड, सर अगर कंसिडरेशन नहीं है तो नो कंसिडरेशन इज पेएबल फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। यहां सर्विस नहीं है बेटा, इंटेंशनली नहीं है, ध्यान रखना, पता चलेगा 2 मिनट बाद। नो कंसिडरेशन इज पेएबल फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, ओ माय गॉड। तो क्या पर्सन टू whom गुड्स आर डिलीवर्ड या मेड अवेलेबल, ये बड़े काम का वर्ड है, मेड अवेलेबल। शब्दों से परे जाएंगे थोड़ा सा, बराबर है। और टू whom possession यूज ऑफ गुड्स इज गिवन या मेड अवेलेबल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जरा ध्यान देना, पर्सन टू whom गुड्स आर डिलीवर्ड। देखिए बेटा, एक एक शब्द का मतलब समझा रहा हूं मैं आपको, इतना डिटेल में नागपुर में तो कोई फैकल्टी नहीं पढ़ा था, ये तो कंफर्म है, ठीक है ना। बाकी का मुझे नहीं पता, लेकिन नागपुर में कोई फैकल्टी नहीं पढ़ाएगा आपको। मैं एक एक वर्ड और समझा रहा हूं, देखिए कैसे घुमाया है जीएसटी लॉ को, घुमाया इन द सेंस हर चीज कवर करिए। अब देखना, आपको खुद को समझेगा यहाँ पे मेड अवेलेबल और डिलीवर्ड में क्या फर्क है। बेटा डिलीवर्ड का मतलब उठा के देना। क्या बोला मैंने? उठा के देना। आप मान लीजिए आपको फ्रिज खरीदनी है। क्या खरीदनी है? एक फ्रिज खरीदनी है। तो गुड्स में मूवमेंट होना चाहिए। गुड्स मतलब गुड्स कब कहना था? कुछ तो मूवमेंट होना चाहिए, बराबर है ना। अब आपने फ्रिज ली, आप दुकानदार के पास गए, आपने पैसे दिए, वो फ्रिज आपके घर पे पहुंचेगा। गुड्स में मूवमेंट हुआ ना, फ्रिज उठा के आपके घर पे पहुंची या आप घर पे खींच के लेकर आए, कुछ भी हो, गुड्स में मूवमेंट हुआ, बराबर है ना। एग्जाम्पल, डिलीवर की गई, आपके डोर स्टेप पे डिलीवरी हुई। डिलीवरी का मतलब होता है बेटा गुड्स में मूवमेंट हुआ, कुछ तो भी, बराबर है ना, मूवमेंट हुआ। लेकिन उन गुड्स का क्या, उन चीजों का क्या जिसमें मूवमेंट ही नहीं हो, तो क्या उसको रिसिपिएंट नहीं बोलेंगे? बहुत बढ़िया सवाल उठाया है। चलिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल, हाँ, बढ़िया एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए मैं बहुत बड़ा टीचर बन जाता हूं, ठीक है, अभी तो ज्यादा बड़े हैं नहीं, आप लोगों ने साथ दिया तो बहुत बड़े टीचर बन गए, और मेरे 2-3 प्रीमाइसेस हो जाते हैं, कोचिंग क्लास हो जाती है, कम से कम, हाँ 3-4 प्रीमाइसेस, 3-4 फ्लोर की एक बिल्डिंग धर्मपेट में, और वेल इक्विप्ड बिल्डिंग, मतलब हर फ्लोर पे, 4 फ्लोर है समझे, चारों फ्लोर पे प्रोजेक्टर, माइक, बेंचेस, सब बढ़िया बढ़िया, ए क्लास क्वालिटी का, ठीक है। सोचना तो बड़ा ही सोचेंगे। मैं फिलहाल क्लास जीएसटी की ले रहा हूँ, डायरेक्ट टैक्सेशन, और फाइनल में भी जीएसटी लेता हूँ समझ लीजिए, और इकोनॉमिक्स लेता हूँ। तो मुझे 2 फ्लोर सफिशिएंट, एक फाउंडेशन लेवल के लिए, एक इंटर लेवल के लिए। फाइनल के तो वैसे ही पेन ड्राइव्स बिकते हैं, रिकॉर्डिंग मेरी वहीं पे हो जाती है। नीचे के 2 फ्लोर खाली पड़े, नीचे के 2 फ्लोर खाली पड़े, बराबर। अब ध्यान देना, इसके अंदर वो फ्लोर खाली पड़ा है, क्लासरूम है या उसके अंदर प्रोजेक्टर भी है, उसमें बेंचेस भी है, उसमें सब है। इस बेंच है गुड? हाँ सर बेंच गुड्स है। प्रोजेक्टर गुड्स है? हाँ गुड्स है सर, माना। और वो आप मेरे पास आते हो, सर मुझे भी एक क्लास लेनी है सर, मेरे पास जगह नहीं है, तो क्या आप मुझे क्लास लेने के लिए दोगे क्या? 2 घंटे के लिए सर, सिर्फ 2 घंटे के लिए चाहिए, बराबर है। मैं बोला हाँ ठीक है ले लो भैया, मुझे क्या प्रॉब्लम है। आप मुझसे पूछो सर पैसे, मतलब अरे यार बस क्या यार, इतनी सी बात कर दी, पैसे की क्या बात कर दिया, 2 घंटे की बात है, ले ले तू, फ्री ले ले, तेरे लिए कोई कंसिडरेशन नहीं। सेकेंड केस में बैठेंगे, क्या बैठ रहे हैं? नो कंसिडरेशन इज पेएबल फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। ओ हो सर, गुड्स कहां से आए सर? यहाँ पे तो गुड्स है ना, क्या यूज करने के लिए मैं उसको दे रहा हूं? क्या यूज करने के लिए दे रहा हूं? सर आप उसको प्रोजेक्टर यूज करने दे रहे हो, प्रोजेक्टर गुड है। सर आप उसको बेंचेस यूज करने दे रहे हो, गुड्स है, दे रहे हो ना। मतलब आपने क्या उसको उठा के दिया? डिलीवरी की क्या? नहीं सर, डिलीवरी कहाँ की, वो मेरी जगह पे आया, उसने पढ़ाया और निकल गया। मेड अवेलेबल, मैंने उसको प्रोजेक्टर मेड अवेलेबल किया, मैंने बेंचेस मेड अवेलेबल किया, मैंने माइक मेड अवेलेबल किया, मेड अवेलेबल को भी कवर किया। देखो शब्दों के परे जाओ, देखो कितना कुछ कवर कर दिया डेफिनेशंस में, बराबर है। मेड अवेलेबल और टू whom पोजेशन या यूज ऑफ गुड्स इज गिवन।
या तो आप पोजीशन दे रहे हो या यूज करने के लिए दे रहे हो। पोजीशन भी दिया, यहाँ पे बेंचेस का भी है, ये 2 घंटे के लिए तेरा पकड़, इसको कुछ कम ज्यादा हुआ तो तेरी जवाबदारी। पोजीशन में दिया, अपने माइक हाथ में दिया उसके, या यूज करने के लिए दिया, यूज ऑफ गुड्स इज गिवन या मेड अवेलेबल। गिवन याद दे दिया या मेड अवेलेबल, भैया वही पड़े गुड्स। गुड्स में मूवमेंट नहीं हुआ सेकंड केस में, सबसे बड़ी बात यह डिलीवर्ड नहीं हुआ। अगर डिलीवर्ड वर्ड रहता, मेड अवेलेबल वर्ड नहीं रहता, तो यहाँ पे जो इस टाइप की सर्विसेज या इस टाइप के गुड्स दिए जाते हैं ना, वो रिसिपेंट नहीं बनते। ओहो, रिसिपेंट नहीं बनते तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। कंसिडरेशन मिलना चाहिए 7(1)(a). सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे कंसिडरेशन, और कंसिडरेशन रिसिपेंट से मिलता है, और रिसिपेंट ही नहीं तो कंसिडरेशन, बहुत प्रॉब्लम हो जाता। इसीलिए मेड अवेलेबल को भी ऐड किया गया। समझ आया? आई होप समझ गया। तीसरा, और यहां पे लिखा सर्विस, सर्विस के लिए अलग। इफ नो कंसिडरेशन इज पेबल सप्लाई ऑफ सर्विस टू हुम सर्विस इज रेंडर, जिसको आप सर्विस दे रहे हो। अब सर्विस कोई मेड अवेलेबल या वो तो रहती नहीं है, ठीक है, कोई गुड्स तो है नहीं जिसमें डिलीवरी होंगी, बराबर है ना। सर्विस को ऐसे तो नहीं ले जाके तेरे को दे दिया, नहीं, जिसको आप रेंडर कर रहे हो, वर्ड्स अलग डाल दिए। अब नोट यहां पे एक चीज है, रिसिपिएंट इंक्लूड्स एन एजेंट एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द रिसिपिएंट इन रिलेशन टू गुड्स एंड सर्विस और सर्विस सप्लाइड। रिसिपिएंट के बिहाफ में अगर उसका एजेंट आपसे कोई सर्विस ले रहा है या कोई गुड्स ले रहा है, तो हम ये मानेंगे कि रिसिपिएंट ने लिया। प्रिंसिपल एजेंट रिप्रेजेंट्स इट्स प्रिंसिपल, तो यहां पे रिसिपिएंट मान लीजिए एजेंट है, भाई किसके हाथ में मिला, ठीक है ना, मेड अवेलेबल, किसको आपने मेड अवेलेबल, एजेंट को दिया, बराबर है, पोजीशन एजेंट को दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन किसके बिहाफ में दिया, रिसिपिएंट के बिहाफ में दिया ना। और चलो पर्सन लायबल टू पे, एजेंट इज लायबल टू पे, लेकिन ऑन हुज बिहाफ, सर प्रिंसिपल के बिहाफ में, तो ऐसे केस में उसको रेसिपिएंट मान लिया जाएगा। रेसिपिएंट इंक्लूड्स, ऑलवेज इंक्लूड्स एजेंट एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ रेसिपिएंट। ओरिजिनल रेसिपिएंट के बिहाफ में एजेंट एक्ट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप रेसिपिएंट को रेसिपिएंट मानेंगे, बराबर है, प्रिंसिपल को भी रेसिपिएंट मान लिया जाएगा। चलिए, रेसिपिएंट की डेफिनेशन बेटा कवर कर दी। अब यहां पे जरा आ जाता हूं, ये देखिए सर, ये वर्ड्स बड़े भारी भारी थे, बट शेल नॉट इंक्लूड सप्लाई, ओके, सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। इसके अंदर चलिए थोड़ा आपको बता देता हूं मैं कंसिडरेशन। चलिए मैं आपको बताता हूं, आप फार्मर हो, इमेजिन आप फार्मर हो, यू आर द फार्मर। आपको मालूम है फर्टिलाइजर पे गवर्नमेंट कई बार सब्सिडी देती है, ठीक है। आपने वो फर्टिलाइजर्स पे मान लीजिए 30% की सब्सिडी है बेटा, कितनी, 30% की सब्सिडी है, और ये सब्सिडी गवर्नमेंट आपको देती है। आपने फार्मर को 100 रुपए के सीड्स बेचे या फर्टिलाइजर बेचे, 30 रुपीज सब्सिडी थी, 70 रुपीज फार्मर से कलेक्ट करोगे, बराबर है। चलिए बताइए कंसिडरेशन यहाँ पे कितना होगा, 100 की 70, सर 70 होगा, यानी इस कंसिडरेशन अमाउंट पे जीएसटी लगाया जाएगा एट द रेट वॉट एवर परसेंटेज। कंसिडरेशन में सब कुछ इंक्लूड करता है, रिसिपिएंट फार्मर है, उससे आपको पैसा मिला, आपने गुड सप्लाई किया, ठीक है, बट शेल नॉट इंक्लूड एनी सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार या राज्य सरकार अगर कोई सब्सिडी देती है तो हम इंक्लूड नहीं करना है। चलिए समझ आया। सेकेंड एक और चीज लिखी है, ओहो, मॉनिटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस, ओहो कितना भारी शब्द है, देखते। इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू और फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ, इंड्यूसमेंट के बारे में नीचे, और सप्लाई ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ वेदर बाय रिसिपिएंट और बाय एनी अदर पर्सन बट शेल नॉट इंक्लूड एनी सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। ओहो, मॉनिटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस, सर फॉरबियरेंस वाला तो आपने कर दिया, ये एक्ट क्या, चलिए ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं, बहुत आसान एग्जाम्पल। चलिए अब इसके अंदर मान लीजिए कि मैं एक इंटीरियर डेकोरेटर हूं, या मैं एक कारपेंटर हूं, कारपेंटर होगा, ठीक है, आई एम कारपेंटर, और बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेता हूं मैं, बड़े बड़े छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेता, बड़ा काम मेरा। मुझे एक पर्सन का फोन आता है और मुझे कहते हैं कि आप मेरा ये फ्लैट पड़ा है नागपुर में, और मुंबई का आदमी है, नागपुर में फ्लैट पड़ा है,
फलानी फलानी सोसाइटी में, आप इसको पूरा फर्नीचर बना दीजिए, मैं डिजाइन आपको वो भेज देंगे, मुझे भेज देंगे वो, और उस हिसाब से मुझे पूरा कारपेंटर पूरे फर्नीचर बना के वेल फर्निश करके उसको घर देना है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट मैंने ले लिया, अब वो मुझे पैसा देगा जो भी, और विथ मटेरियल, मुझे मटेरियल लाना है खुद ही, और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उसने दे दिया, टर्न की प्रोजेक्ट जिसको बोलते हैं, मटेरियल भी मेरा और मेहनत भी मेरी, और सीधा उसको फर्नीचर रेडी चाहिए, बराबर। अब इस केस के अंदर जरा ध्यान देना, और उसको जल्दी चाहिए, उसने मुझे बोला 10 दिन के अंदर चाहिए, मैंने ताव में कॉन्ट्रैक्ट तो ले लिया, हाँ भाई 10 दिन में कर दूंगा मैं, मेरा काम बड़ा है, ठीक है। अब उसके फ्लैट पे गया, 10 दिन में मुझे कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करके देना है, तो मुझे फटाफट बिल्कुल सुबह से रात तक काम करना पड़ेगा। अब सुन के देखो, आपका फ्लैट बाजू में है, इमेजिन करिए आपका फ्लैट बिल्कुल बाजू में लग के एक कॉमन वॉल है। अब मेरे फ्लैट में, जिस फ्लैट में मैं काम कर रहा हूं दूसरे के बिहाफ में, उसमें कारपेंटर का काम तो आपको मालूम है, फर्नीचर का ठोक पीट दिन भर डुम 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 सब चालू है। सुबह से, अब मुझे 10 दिन में देना है तो मैं सुबह से लेकर रात तक, और कई बार तो रात के 12-12 बजे तक भी काम करता हूं। समझ आ रही बात आपको? आपको परेशानी होगी कि नहीं होगी? हाँ सर बहुत परेशानी होगी। आप क्या करोगे? सर हम ऑब्जेक्शन लेंगे, सोसाइटी जो है बिल्डिंग सोसाइटी, वहां पे ऑब्जेक्शन लेंगे, आप नहीं माने तो पुलिस कंप्लेंट करेंगे, हम ऑब्जेक्शन लेंगे, हम आप पहले तो आपको प्यार से समझाएंगे, आप नहीं माने हम पुलिस कंप्लेंट करेंगे कि भैया रात के टाइम काम नहीं कर सकते, दोपहर में 2 से 5 आप काम नहीं कर सकते, सोने का टाइम है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम का टाइम है, आप काम नहीं कर सकते। क्या आप ऐसा ऑब्जेक्शन ले सकते हो कि हाँ सर बिल्कुल ले सकते, क्यों नहीं ले सकते? वेरी गुड। अब क्या होगा? मेरा काम रुक जाएगा। मेरे कारपेंटर का फोन आया आदमी का मेरे पास, सर वो ऐसा ऐसा ऑब्जेक्शन हो गया, तो काम रुक गया। मैं आता हूँ आपके घर पे, क्या हो गया भैया, क्यों ऐसा? तो पहले आप बिल्कुल मेरे पे चढ़ गए, ऐसा काम होता क्या, ऐसा होता क्या? मतलब प्लीज कोऑपरेट करिए, देखिए पड़ोसी है, आगे जाके फायदा होगा। आप सुनने को तैयार नहीं हो, नहीं नहीं हम क्यों कोऑपरेट करें, हमारा सोने का टाइम है, ये है वो है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है कि नहीं? तो अब इस केस के अंदर मैं एक दिमाग लगाता हूं, मैं आपका हॉल देखता हूं आके, आपका हॉल में कोई फर्नीचर नहीं है, ना कुछ इंटीरियर हुआ है, तो मैं आपको बोलता हूं एक काम करिए, देखिए आपके हॉल का इंटीरियर हुआ है क्या? आप बोलते नहीं, उससे आपको क्या करना है, ऐसा आप बोलते हैं। मतलब अभी बात सुनिए, मैं आपके हॉल का इंटीरियर और साथ में हॉल का फर्नीचर फ्री बना के देता हूं, मैं आपको फर्नीचर बना के देता हूं, ऐसा मैं आपको कहता हूं कि मैं आपको फर्नीचर बना के देता हूं। तो आपने बोला भैया हमारे पास बजट नहीं है, तो मैं कहता पैसे मांगे मैंने आपसे? पैसे नहीं मांगे ना, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ये काम आपको करके दूंगा, फ्री में, कोई पैसे नहीं लूंगा आपसे, बस मटेरियल का पैसा आप मुझे दे दीजिए। देखिए बाजू वाले का मैं लकड़ा प्लाईवुड सब ला ही रहा हूं, साथ में आपका भी मटेरियल लेके आ जाऊंगा, डिस्काउंट भी मिल जाएगा, बल्कि सिर्फ मटेरियल का जो मिनिमम पैसा है आप वो मुझे दे दीजिए, अब आप पूरा बढ़िया हॉल में पूरा डेकोरेट कर दूंगा। आप लोगों ने सोचा अरे ऐसा कैसा, फ्री में तो कभी कुछ मिलता नहीं है, और ये सामने वाला फ्री में कैसे दे रहा है? तो आप कहते हमको क्या करना होगा? तो मैं आपको कहता हूं बेटा आपको ऑब्जेक्शन उठाना पड़ेगा, उठाना यानी ऑब्जेक्शन वापस लेना पड़ेगा, जो आपने कंप्लेंट फाइल की है या पुलिस में या सोसाइटी में, वो कंप्लेंट आप वापस ले लीजिए कि मैं यहां काम नहीं कर सकता, जो आपने कंप्लेंट फाइल की है उसको आप वापस ले लीजिए। मॉनिटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस, आप बियर जो फॉरबियरेंस आपने फाइल किया है, फॉरबियरेंस बराबर है, झेलना, फॉरबियरेंस, फॉरबियर विथ मी बोलते ना अपन कई बार, तो भैया इन रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्स टू, अब ये मैंने घर बना के दिया आपको, आपके घर का इंटीरियर करके दिया, मैंने कैसे दिया? फॉरबियरेंस के लिए दिया, मेरा बाजू वाले का घर नहीं बन पा रहा था और मेरा काम चालू था, आपने ऑब्जेक्शन फाइल किया, तो मैंने फॉरबियरेंस के लिए आपका मैंने काम करके दिया मैंने। और कंसिडरेशन क्या होगा यहाँ पे? एनी मॉनिटरी वैल्यू, क्या वैल्यू हुई? जो भी उस कारपेंट्री की वैल्यू है जो मैंने आपके घर में किया, वो कहेगा, वो जाएगा कंसिडरेशन में। आपने ऑब्जेक्शन छोड़ दिया, मैंने कहा फॉरबियर करो, मुझे ऑब्जेक्शन छोड़ो, तो मैं आपका एक काम करके देता हूं,
मैंने क्यों किया ये काम? सर हमने ऑब्जेक्शन उठाया इसलिए आपने हमारा काम करके दिया। तो ये जो काम करके दिया ना, इसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है भी कंसिडरेशन में आएंगी। बराबर, समझ आई बात? चलिए एक प्रोवाइडेड इंड्यूसमेंट बताता हूं, जरा 2 मिनट रुकना। इंड्यूसमेंट बताता हूं। पहले ये प्रोवाइडेड दैट डिपॉजिट गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज पेमेंट मेड फॉर सच सप्लाई अनलेस सप्लायर अप्लाइज सच डिपॉजिट फॉर एज कंसिडरेशन फॉर सच सप्लाई। इस केस में ये कहना चाहता है कि भैया कई बार हम लोग डिपॉजिट देते हैं, कई बार हम लोग डिपॉजिट पेमेंट करते हैं। मान लीजिए सेफ्टी से गुड्स मेरे पास पहुंच जाए या सेफ्टी से कोई सप्लाई सर्विस करने के लिए डिपॉजिट दिया जाता है। वो डिपॉजिट रिफंडेबल रहता है, जैसे ही टेन्योर कंप्लीट होता है वो डिपॉजिट वापस दे दिया जाता है। बराबर है ना? तो जो डिपॉजिट अगर दिया जाता है जो कि रिफंडेबल डिपॉजिट रहता है उसको कंसिडरेशन मत समझिए, अनलेस अगर आपने वो डिपॉजिट पेमेंट के लिए यूज कर लिया, जैसे आखिरी में सामने वाले ने पैसे नहीं दिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरा घर आपको रेंट से दिया, रेंट सर्विस इज रेंटिंग हाउस इज अ सर्विस। बराबर, आप 10,000 रुपए महीना भाड़ा तय हुआ और मैंने आपसे 30,000 रुपए डिपॉजिट लिया। आपने 9 महीने तो भाड़ा दिया, उसके बाद आप भाड़ा नहीं दे रहे, मैंने बोला खाली करो। दूसरे महीने भी आपने भाड़ा दिया, बोला खाली करो। तीसरे महीने भी आपने भाड़ा दिया, मैंने खाली करो। फाइनली आप खाली करके चले गए। अब आपने 30,000 मुझे डिपॉजिट के तौर पे दिए थे, लेकिन आपने रेंट नहीं पे किया। 9 महीने का रेंट आपने पे किया, 3 महीने नहीं किया। तो आप पैसे मांगने आओगे तो मैं क्या बोलूंगा आपको? भैया आपने जो 3 महीने का रेंट पे नहीं किया ना, मैंने डिपॉजिट के अगेंस्ट में एडजस्ट कर लिया, जाओ तुम्हारा डिपॉजिट एडजस्ट हो गया। ठीक है, अब आप क्या बोल सकते हैं? तो बेटा डिपॉजिट को कंसिडरेशन नहीं मानते, लेकिन अगर डिपॉजिट आपने एडजस्ट कर लिया तो इट एक्ट्स एज अ कंसिडरेशन फॉर सर्विस। सोच के देखो, डिपॉजिट एडजस्ट कर लिया, रेंट आपने पे नहीं किया था ना, तो मैंने उसको एडजस्ट कर लिया। मैंने उसको क्या किया? एडजस्ट कर लिया। आई हैव अप्लाइड सच डिपॉजिट एज कंसिडरेशन फॉर द सेट सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ रेंटिंग द इमूवेबल प्रॉपर्टी। समझ आई बात? इसके बाद आता मैं इंड्यूसमेंट पे। इंड्यूसमेंट की पहले डेफिनेशन देखते हैं। मजा आ रहा होगा, आई होप सब समझ में क्लियर एकदम। वह बता रहा ना, मैं आपको 5 दिन लेट होगा सिलेबस, लेकिन ऐसा फिट बैठेगा क्योंकि ये सब्जेक्ट जीएसटी इजी है। इजी नहीं, बहुत इजी है, एक बार समझ में आ जाए। ऐसे तो डिफिकल्ट है, लेकिन समझाने का तरीका प्रॉपर, एक एक चीज क्यों हो रहा, क्या हो रहा, हमको समझे तो सही। और इससे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको तकलीफ नहीं जाएगी, कौन सा प्रोविजन क्या लगाना, बड़ा आसान जाएगा। ठीक है ना? अब इतनी डेफिनेशन तो कोई नहीं पढ़ाता आपको, बता रहा मैंने पूरा घंटे खराब कर दिया है। पिछले एक लेक्चर पूरा डेफिनेशन से ही घूम रहा हूं मैं, कारण आगे तकलीफ नहीं जाए। आगे के सब लेक्चर्स में आसान नहीं जाएंगे आपको, क्योंकि समझ में आना चाहिए ना चीज क्या कर रहे हैं। तुरंत रिसिपेंट, अच्छा ये रिसिपेंट, कंसिडरेशन, ये कंसिडरेशन, ओके मनी, सिक्योरिटीज, बिजनेस, ये सब समझ में आएंगे। ये सब क्या है भैया? एक छोटे से पैरा में इतने सारे शब्द लिखे थे, ये शब्द का मतलब क्या हमको पता तो चले। क्या हम जो सोच रहे वही ये मतलब है कि डेफिनेशन से जीएसटी में इसका मतलब अलग है? नहीं बेटा, जीएसटी में इसका मतलब अलग है। क्या कवर किया, क्या नहीं किया, सब अपने को देखना है। क्या गुड्स, क्या सर्विस, क्या बिजनेस, क्या रिसिपेंट, क्या सप्लायर, क्या कंसिडरेशन, क्या रिसिपेंट, सब चीजें अलग अलग। ठीक है ना? इसलिए मैं आराम आराम से अच्छे से चल रहा हूं। ठीक है? इसके बाद inducement means to give something to a person that he will do to something else in return. Inducement means to give something to a person so that he will do something else in return. Very good. चलिए बेटा इसका एग्जांपल लेते, बहुत अच्छा एग्जांपल। मान लीजिए आप बस के ड्राइवर हो, एक बस चलाते हो, बस के ड्राइवर हो। आपने कभी देखा है, मतलब जैसे आप दूसरे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते होंगे या कहीं दूर जाते, 300-400 किलोमीटर की जर्नी है, तो जनरली बस वाले बीच में गाड़ी 1-2 बार रोकते हैं। किसी को टॉयलेट करना है, किसी को कुछ खाना नाश्ता करना है, तो कोई ना कोई रेस्टोरेंट पे वो गाड़ी रोकी जाएगी। बराबर? अब वो गाड़ी बस रोकी जाती है। अब होता क्या, ये जो रेस्टोरेंट मालिक है, ये जो रेस्टोरेंट वाले हैं, ये बस के ड्राइवर को इंड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? इंड्यूस, कि तू हमारे यहां कस्टमर लेके आ। इंड्यूस करते कस्टमर लेके आ। तू बोलेगा मुझे क्या मिलेगा, आप बोलेंगे मुझे क्या मिलेगा। तो चलिए हम तेरे को फ्री में खाना दिखलाएंगे, तू हमारे बस ला, तेरे को जो खाना है तू फ्री, तेरे को पैसे नहीं लेंगे, तेरे से पैसे नहीं लेंगे। तो ऐसे इंड्यूसमेंट को भी कंसिडरेशन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कंसिडरेशन।
वो इंड्यूस आप उसको फ्री में क्यों दे रहे हो? क्योंकि वो कस्टमर लेके आ रहा, पोटेंशियल कस्टमर लेके आ रहा, इसको इंड्यूसमेंट कहा जाएगा। ये डायरेक्ट लिंक है। अगर आप समझ लीजिए ड्राइवर हो बस के और आप बस खाली बस लेके आ रहे हो जिसमें एक भी पैसेंजर नहीं है, क्या वो ढाबे वाला फ्री में खाना खिलाएगा? क्या नहीं खिलाएगा सर। क्यों खिलाएगा? क्योंकि आपने उसके लिए पोटेंशियल कस्टमर लेके नहीं आए, आपने बस भर के कस्टमर लेकर आए और वो कस्टमर वहां से चीजें खरीदेंगे। आपने महसूस किया होगा ये चीज, बस वाले एक ही जगह पे रोकते जाओ, उनकी सेटिंग है ड्राइवर्स की, ड्राइवर्स को फ्री में खाना पीना दिया जाता है, बराबर है। इंड्यूसमेंट डायरेक्ट लिंक है इस दोनों के बीच में। किसके बीच में डायरेक्ट लिंक है? वो ड्राइवर का वहां गाड़ी, ड्राइवर को खाना खिलाना और वो पोटेंशियल कस्टमर, इसके बीच में डायरेक्ट लिंक है। ठीक है, यही इलुस्ट्रेशन बेटा यहां दिया हुआ है, इलुस्ट्रेशन 1। एक और इलुस्ट्रेशन दिया हुआ है, a football player is offered a branded car as an inducement for him to join the club। एक क्लब भैया हमारा ज्वाइन कर लीजिए, आपको हम एक ब्रांडेड कार देंगे। क्यों? आप क्लब ज्वाइन करने से क्या होगा? हमारे क्लब की शान बढ़ेंगी। In this case, car is offered is a consideration that induces the player to join the club to provide football skills. There is direct link between the act of joining the club and provision of the car। डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, दवाई कंपनी उनको इंड्यूस करती है। चलिए उन सब में नहीं जाऊंगा मैं। अब ये फ्लो चार्ट भी बना है, आप इसको देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्शनेबल क्लेम हो गया। सप्लायर, चलिए सप्लायर की डेफिनेशन बची है बेटा अपनी, बाकी गुड सर्विस वगैरह डेफिनेशन ले लिया आपने, और एक सप्लायर की डेफिनेशन भी अपन देख लेते हैं। ठीक है, सप्लायर इन रिलेशन टू एनी गुड्स और सर्विसेज। देखिए गुड्स एंड और दोनों लिखा है, मतलब कई बार गुड्स एंड सर्विस दोनों सप्लाई की जाती है, या फिर गुड्स या सर्विस सप्लाई की जाती है, या गुड्स या सर्विस या गुड्स एंड सर्विस, सब कुछ इसके अंदर कवर हो जाएगा, बराबर है ना। तो बेटा सप्लायर इन रिलेशन टू एनी गुड्स और सर्विस, गुड्स एंड और सर्विस मींस द पर्सन सप्लाइंग द सेड गुड्स और सर्विस एंड इंक्लूड, जो आदमी सप्लाई कर रहा है वो तो आएंगे ही, पर्सन मतलब कौन? वो सारे लोग जो पर्सन में आते हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, अमका डिमका सारे, एंड इंक्लूड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एजेंट एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ सच सप्लायर इन रिलेशन टू गुड्स और सर्विसेज। मतलब अगर एजेंट सप्लायर के बिहाफ में एक्ट करता है तो भैया वो एजेंट भी सप्लायर कहलाएगा, ऐसी सप्लायर की डेफिनेशन कहती है। सही बात है। कई बार प्रिंसिपल एजेंट, एजेंट सप्लायर के बिहाफ में एक्ट करता है। आई होप प्रिंसिपल एजेंट आपको मालूम है। ब्रोकर बोल सकते हैं आप, एजेंट, मीडिएटर, जो सप्लायर और बायर के बीच में डील करवाता है, तो वो प्रिंसिपल सप्लायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सप्लायर के बिहाफ में एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसको भी यहां पे सप्लायर की डेफिनेशन में हमने इंक्लूड कर दिया। चलिए डेफिनेशन का खेल खत्म। काफी ऐसे डेफिनेशंस बहुत है, एग्जाम में सर डेफिनेशन आ सकती है कि हाँ बिल्कुल आ सकती है, चांसेस कम है। एमसीक्यूज में घुमा सकते हैं डेफिनेशंस, एमसीक्यूज में क्वेश्चंस जरूर डेफिनेशन से रिलेटेड आ सकते हैं, बराबर है ना। चलिए ठीक है बेटा, तो अपन स्टार्ट तो करेंगे ही। हाँ, तो ये यहां अपन याद है ये रुके थे यहाँ पे। चलिए मैं थोड़ा सा फिर से पूरा समा बांधता हूं, जरा ध्यान देना बेटा। इसमें ऐसा है कंसेप्ट ऑफ सप्लाई के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, सेक्शन 7 सेक्शन 8, ठीक है, 2 सेक्शन है, ज्यादा नहीं है, और ये शेड्यूल 1 2 3 ये सेक्शन 7 से रिलेटेड है, यानी सेक्शन 7 शेड्यूल 1 भी वही उसी से रिलेटेड है, शेड्यूल 2 भी और शेड्यूल 3 भी। तो आज मैं सेक्शन 7 पढ़ूंगा, 7 मतलब 7 पढ़ेंगे हम लोग, और उसके बाद इस लेक्चर में सेक्शन 7 पढ़ेंगे, और इसके एटलीस्ट एक कुछ प्रोविजंस अभी कंप्लीट करेंगे हम लोग। 7(1)(b) तक कंप्लीट करूंगा दोस्तों, उससे ज्यादा नहीं होगा। 7(1)(b) तक कंप्लीट करते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया बात है सर। अब एक चीज समझिए आप, यहां पे स्टैट्यूटरी प्रोविजन लिखा है। क्या लिखा है बेटा? स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, ठीक है। ये पूरा कैसा एक्ट करता है देखिए, अब ध्यान देना। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, 7(1)(b), 7(1)(c), इसके अंदर बेटा एक 7(1)(d) भी था, जिसको हटा के उसके जगह 1(a) आया है। मतलब एक था अब नहीं है। 7(1)(d) ये था, लेकिन इसको ओमिट करके उसकी जगह 1(a) आया है। क्या नाम है इस सेक्शन का? 7(1)(a). बेटा अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, कई बार मैं बोलूं 7(1)(a) तो ये भी 7(1)(a), मैं बोलूंगा 7(1)(a) बोला तो फिर ये,
और 7-1 कैपिटल ए बोलूं तो ये समझ लेना। समझ आई बात? ठीक है, ये तो अभी मैं नहीं आ रहा, मैं सिर्फ 7-1 बी तक कराऊंगा, क्योंकि 7-1 सी कराने के बाद शेड्यूल 1 देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है? शेड्यूल 1। और अगर शेड्यूल 1 आप नीचे देखो तो शेड्यूल 1 में 4 पैराज हैं। आप 4 पैराज बोलो, 4 एंट्रीज बोलो, कुछ भी जो चाहे बोल सकते हैं। ये सीरियल नंबर, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो अभी मैं सिर्फ इतने स्टेचुटरी प्रोविजंस का एनालिसिस करूंगा, ठीक है। 7-1 ए अपना एकला चलो रे, 7-1 बी भी एकला चलो रे, 7-1 सी को शेड्यूल 1 के साथ पढ़ना पड़ता है रे, 7-1 ए को शेड्यूल 2 के साथ पढ़ना पड़ता है रे, और 7-2 को शेड्यूल 3 के साथ पढ़ना पड़ता है रे। और सप्लाई में ये 4 चीज तो इंक्लूडेड है, बट ये 7-2 एक्सक्लूडेड, यानी 7-1 इंक्लूडेड, 7-2 एक्सक्लूडेड। नेगेटिव लिस्ट, नेगेटिव लिस्ट यानी ये चीजें इंक्लूड नहीं है, बराबर। तो बेटा बेसिकली उस स्टैट्यूटरी प्रोविजंस का एनालिसिस है। स्टैट्यूटरी प्रोविजन यानी लॉ की लैंग्वेज में जो लिखा है वो एज इट इज लिखा है, बेयर एक्ट में जो लिखा है एज इट इज लिखा है, और एनालिसिस में इसी चीज को एनालाइज किया है। कारण ऐसा करने का है कि आपके मॉड्यूल में भी यही पैटर्न से चला है, और मुझे ये पैटर्न बहुत अच्छा लगा। कारण कि पूरा स्टैट्यूटरी प्रोविजंस भी हमको दिख जाते हैं कि कैसे हैं, पूरा ओवरव्यू स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, और साथ ही उस चीज का एनालिसिस विद एग्जांपल्स। तो ये बहुत बेहतरीन तरीका है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग इस हिसाब से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 7-1 ए से फिर से। तो चलिए 3 शेड्यूल और सेक्शन 7 से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 7 सेक्शन क्या है? कंसेप्ट ऑफ सप्लाई। क्या नाम है? कंसेप्ट ऑफ सप्लाई अंडर सीजीएसटी एक्ट। सीजीएसटी, अब किसी एसजीएसटी एक्ट में ये अलग सेक्शन नंबर हो सकता है, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं, कंटेंट सेम है। कंटेंट क्या है? सेम है एकदम, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बराबर है। सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 7 जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ सप्लाई, ठीक है। फॉलोइंग सेक्शन एंड शेड्यूल शैल बी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ सप्लाई। बस ये पूरे चैप्टर, पूरे सेकंड चैप्टर में ये 3 चीजें पढ़नी है, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है, बराबर है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों। मैं सिर्फ 7-1 ए और 7-1 बी ये लेक्चर में कवर करूंगा, इससे ज्यादा मैं लेक्चर में कवर नहीं करूंगा, क्योंकि 7-1 सी कवर करने के लिए पूरा शेड्यूल 1 कवर करना पड़ेगा, और शेड्यूल 1 कवर करना जोक नहीं है, उसको मतलब पौन घंटा लगता है। अभी ये लेक्चर करूंगा तो 2.5 घंटे तक पहुंच जाएगा लेक्चर, और मैं नहीं चाहता 2.5 घंटे के लेक्चर आपको देखना पड़े, ठीक है। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से शुद्ध मन से स्टार्ट करते हैं, मजा आ गया। सेक्शन 7-1 ए, ये रहा। सप्लाई इंक्लूड्स, इंक्लूसिव डेफिनेशन है। और एक चीज और बता दूं, ये जो 7-1 है ना, ये सप्लायर के व्यू पॉइंट से है, फ्रॉम सप्लायर्स व्यू पॉइंट, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट ने डेफिनेशन बनाई है, बराबर है। ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, ऑल किसी भी फॉर्म में आप सप्लाई कीजिए, ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, किसी भी फॉर्म में आप सप्लाई कीजिए। साथ ही साथ सप्लाई मेड और एग्रीड टू बी मेड, इसके बारे में अभी आपको बताया था। मेड और एग्री टू बी, या तो सप्लाई कर दिया या एग्री किया कि हाँ मैं आपको सप्लाई करूंगा, मतलब सप्लाई हो गया। एग्री किया तो भी सप्लाई हो गया, ऐसा डेफिनेशन कह रही है। फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन, किसी पर्सन ने एग्री किया फॉर अ कंसिडरेशन। अगर कंसिडरेशन नहीं होगा तो ये डेफिनेशन नहीं, यहां इस 7-1 ए में नहीं आएगा। कंसिडरेशन नहीं होगा 7-1 ए में नहीं आएगा, बराबर है। और होना क्या जरूरी है? सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, ये सब होना जरूरी है। मेड और एग्री टू बी मेड भी होना जरूरी है, लेकिन फॉर अ कंसिडरेशन, फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन, पर्सन आपको मालूम है कौन? इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस कंटिन्यूएशन के लिए जरूरी है, या इन कोर्स ऑफ बिजनेस, ड्यूरिंग नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस क्या होता है ये भी आपको पता है। यानी पर्सनल लेवल पे रहा तो फिर कैसा? पर्सनल लेवल जीएसटी नहीं लगेगा, नहीं जीएसटी लगेगा, जीएसटी लगेगा, लेकिन नीचे जरा ध्यान देना। चलिए आगे बताता हूं, पहले इतना आपको समझा, ठीक है। अब ये बोथ के अंदर बेटा आपको बताया था मैंने, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आता है ना, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आता है, ये मैंने बताया था आपको, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना। इसके बाद
सेक्शन 71A यहां पे अब इसको हम एनालिसिस देखेंगे, इसी का एनालिसिस ध्यान देना जरा बेटा। सप्लाई इंक्लूड्स, ठीक है ना, देखना अभी हम कहां चल रहे, कौन सी गाड़ी चल रही है हमारी, ये इसको चार्ट समझिए। 71A की गाड़ी में बैठे हैं अभी हम। सबसे पहले सप्लाई में दो चीज है बेटा, सप्लाई में क्या है, दो चीज है सर, एक इंक्लूड्स है, एक एक्सक्लूड्स है। तो एक्सक्लूड्स में है 7(2) विच शेड्यूल 3 जो कि ये है हमारा, और इंक्लूड्स में क्या है, ये सारी चीजें बेटा इंक्लूड्स में है। समझ आ गई बात। तो क्या क्या है, 71A सप्लाई इंक्लूड्स सप्लाई फॉर अ कंसिडरेशन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। 71A जो अपन ने देखा, चलिए ध्यान देते हैं 71A, ये सिर्फ 71A के बारे में इतनी बात करी हुई है, जरा ध्यान दीजिए। सप्लाई फॉर कंसिडरेशन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई गुड्स एंड सर्विस और बोथ, वो तो आपने देखा था, वह एनीथिंग वो पूरा था आपका, सेल ट्रांसफर बार्टर वो सब था। एनीथिंग सप्लाइड अदर देन गुड्स एंड सर्विस इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ सप्लाई। बड़ी आसान सी बहुत अच्छी बात कह दी, साफ साफ पहले ही बेयर एक्ट में लिखा था, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। अगर गुड्स और सर्विस ही नहीं है तो भैया ये लागू ही नहीं होगा, काट दो इसको, बराबर है ना। तो इसीलिए यहां पे लिखा है बेटा, क्या लिखा है, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, एनीथिंग सप्लाई अदर देन गुड्स और सर्विस इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ सप्लाई। बड़ी आसान सी बात है। तो चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं जरा से, है ना। ऋषभ बाइज अ कार फॉर हिज पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए कार खरीदी उसने, एंड आफ्टर अ ईयर इट सेल्स अ कार टू द डीलर। सेल ऑफ कार बाय ऋषभ, बोलिए सप्लाई है कि नहीं। हुआ क्या, ऋषभ ने पर्सनल यूज के लिए कार खरीदी और उसके बाद उसको सेल कर रहा है डीलर को, क्या ये पर्सनल सप्लाई है क्या। सबसे पहले बात देखिए, सप्लाई के अंदर ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, हाँ, सेल है, हाँ है, मेड एग्री टू, हाँ, फॉर अ कंसिडरेशन, हाँ, बाय अ पर्सन, हाँ, इन कोर्स और फर्दर ऑफ बिजनेस। क्या ऋषभ का बिजनेस है, वो बिजनेस में कार सेल कर रहा है, नहीं, ऋषभ का बिजनेस नहीं है। कार भी जो खरीदी वो बिजनेस की नहीं है, वो पर्सनल यूज के लिए कार खरीदी, उस पर कोई डेप्रिसिएशन उसने क्लेम नहीं किया होगा पीजीबीपी में, 71A में नहीं बैठेगा, यानी सप्लाई नहीं रहेगी। अभी सिर्फ 71A पढ़ रहा हूं बेटा, हो सकता है 71B में कुछ और लिखा हो, 71C में कुछ और लिखा हो, 72 में कुछ और लिखा हो, 71 कैपिटल A में कुछ और लिखा हो, अभी वो सब नहीं पढ़ रहा। अभी के लिए सिर्फ इतना समझना है, तो ये नहीं है सप्लाई। आई बात समझ में। ऋषभ कार डीलर नॉट सप्लाई बिकॉज सेट सप्लाई इज नॉट मेड बाय ऋषभ इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इन कोर्स ऑफ बिजनेस भी नहीं है या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी नहीं है, बिजनेस के लिए भी नहीं है, मतलब बिजनेस का एसेट नहीं था उसका। मणिकर्णिका सोल्ड हर ओल्ड गोल्ड बैंगल्स एंड अर्निंग टू आभूषण ज्वेलर्स। सेल ऑफ गोल्ड ज्वेलरी बाय इंडिविजुअल टू ज्वेलर विल नॉट कंस्टिट्यूट, क्यों नहीं सर, इट इज इन कोर्स और नॉट कैन नॉट बी सेड इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। आपके पास गोल्ड ज्वेलरी है, आपने वो ज्वेलरी बेच के पैसे ले लिए ज्वेलर से, आपकी पर्सनल ज्वेलरी थी, आपका धंधा है क्या ज्वेलरी का, नहीं सर धंधा नहीं है, बराबर, तो वो सप्लाई नहीं हो सकती। सप्लाई नहीं तो लेवी नहीं, लेवी नहीं तो जीएसटी नहीं, सीधी बात है। लेवी मैं अभी पढ़ाया नहीं हूं क्योंकि सेक्शन 9 में है, तीसरे चैप्टर में पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं मॉडल के हिसाब से चल रहा हूं और सेक्शन के हिसाब से, पहले 7 आएगा फिर 8 आएगा फिर 9 आएगा, बराबर है। आप कुछ लोग पहले भी पढ़ा सकते हैं तो उसमें भी कोई नुकसान नहीं है, लेकिन वो आधा पढ़ाना पड़ता फिर आधा पढ़ाना पड़ता, इसलिए बता दिया लेवी यानी जीएसटी लागू होना, बराबर। सिंस बिजनेस, उसके सिंस बिजनेस इंक्लूड वोकेशन, बिजनेस में क्या इंक्लूड है, वोकेशन भी इंक्लूड है बेटा, बिजनेस की डेफिनेशन में देखा था, पेशा, वोकेशन। Therefore, सेल ऑफ गुड्स और सर्विस एज अ वोकेशन इज ऑल्सो सप्लाई। देखिए अब ये एक्टर है सुंदरम आचार्य, फेमस एक्टर, पेंट सम पेंटिंग, ये उसका पेशा, उसको पेंटर है, वो पेंटिंग भी आती है, उसको बेचता है फॉर कंसिडरेशन। तो ये जो सेल है इज टू बी डोनेटेड, भले ही आप चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेट करो, देखिए यहां लिखा है Sundaram Acharya, famous actor, paints some painting and sells them. The consideration from such sale is to be donated to charitable trust. Consideration का क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं, उसको आग लगा दो, उसकी बात अभी यहां नहीं करना है। आपने पेंटिंग बेची, सप्लाई, आई बात समझिए, आपका पेशा है, ठीक है ना, सप्लाई।
Services provided by club association to its member for consideration is a supply, obviously. Resident Welfare Association provides the service of depositing the electricity bills of residents in lieu of some nominal charges. Provision of service by a club or association or society to its member is treated as supply, and this is included in the definition of business. Business की definition में आ रहा है, मतलब इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. और बिजनेस की डेफिनेशन कितनी वाइड स्कोप है, कितना वाइड स्कोप बनाया है, तो काम ही खत्म. बिजनेस की डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाया था, है ना. एडमिशन ऑफ पर्सन टू एनी प्रीमाइसेस फॉर कंसिडरेशन इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन बिजनेस. अभी अपन ने पढ़ा था वाटर पार्क, थीम पार्क, एंट्री टिकट्स, ये बिजनेस की डेफिनेशन में देखा था, तो वो भी इसके अंदर आ जाता है. बिजनेस इंक्लूड्स एक्टिविटीज ऑफ रेस क्लब्स इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ टोटलिसिटर, ये भी पढ़ा था. लाइसेंस टू बुक मेकर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये भी पढ़ा था. ये लिखा भी है, रॉयल टर्फ रेस क्लब इज एंगेज इन फैसिलिटेटिंग वेजरिंग बेटिंग ट्रांजेक्शन हॉर्स प्लेस थ्रू अ टोटलिसिटर. टोटलिसिटर मतलब बुकी टाइप. For providing the service of facilitating wagering transaction, Royal Turf Race Club gets commission, which is deducted and retained by club from the total bet value. Said service amount to supply as per activities of race club are included in business. आई बात समझ में. अब एक सवाल है मन में, क्या? There is one exception to this course or furtherance of business, that is import of service for a consideration. Import of service for a consideration. वो बिजनेस के लिए नहीं है, एक एक्सेप्शन है. जरा यहां पे देखना दोस्तों, 7(1)(b), ध्यान देंगे. इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन. बेटा इंपॉर्टेंट वर्ड यहां पे सिर्फ सर्विस लिखा है, गुड्स नहीं लिखा, क्योंकि गुड्स के इंपोर्टेशन को, इंपोर्टेशन यानी इंडिया से बाहर आया, उसको कस्टम्स कवर करता है, कस्टम एक्ट कवर कर दी. वहां पे एडिशनल एसीडी लगता है, एडिशनल कस्टम ड्यूटी 37 के तहत एसीडी लगता है, और ये जीएसटी के बराबर रहता है. बराबर है. तो इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स को तो कवर कर लिया, क्योंकि कस्टम, वहां पे गुड्स एक चीज है जो दिखती है, कस्टम उसको रोक सकता है, अरे भाई रुक, बराबर है. लेकिन सर्विस कोई इंपोर्टेशन होता है तो कस्टम बैरियर क्रॉस करती है कि सर्विस आ रही है, कस्टम के सामने से कस्टम बोलता है सर्विस रुक. ऐसा होता है क्या? नहीं होता. हिंदुस्तान में बैठे हुए आदमी को अगर अमेरिका के बैठे आदमी ने कोई ऑनलाइन सर्विस दे दी और उसका पेमेंट ऑनलाइन ट्रांसफर हो गया, कस्टम वाले को क्या पता चल रहा है? बराबर है कि नहीं है? तो ऐसे केस में सिर्फ सेक्शन 1B 7(1)(b) क्यों लाया गया? सिर्फ सर्विसेज के लिए लाया गया. 7(1)(b) गुड्स के लिए नहीं लाया गया. गुड्स के लिए इसीलिए नहीं लाया गया क्योंकि इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स कवर्ड है कस्टम्स में एसीडी 37. ये आप सीए फाइनल लेवल पे पढ़ोगे, कस्टम्स आपके सिलेबस में है, और जहां तक सब ठीक रहा तो मैं ही पढ़ाऊंगा. ठीक है, चलिए. वेदर और नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. आईडीटी इज माय कोर सब्जेक्ट. The connotation of supply gets expanded significantly through second part of section 7, section 171(b), which brings within the ambit of supply the importation of service for a consideration, whether or not in course or furtherance of business. वाह, क्या बात बोली है. जरा यहाँ पे स्टैट्यूटरी प्रोविजन देख लो. 7(1)(b), इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. यहां बिजनेस के लिए होना जरूरी था, यहां ऐसा कोई जरूरी नहीं है. मैंने मेरा पर्सनल घर बांधने के लिए अगर इंटीरियर सर्विस ली, मान लीजिए यूएस के आर्किटेक्ट से, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, कंसिडरेशन फॉर अ कंसिडरेशन, हाँ बिल्कुल पैसे देना पड़ेगा ना उस आर्किटेक्ट को. वेदर और नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मैंने बिजनेस के लिए ली, क्या पर्सनल घर बांधने के लिए ली, फंस गया 7(1)(b) के अंदर. ठीक है, चलिए देख लीजिए इसको एक बार. एग्जाम्पल दिया है पे बहुत बढ़िया. रमैया प्रोप्राइटर रिसीव्ड आर्किटेक्ट सर्विस फॉर हिज हाउस फ्रॉम एन आर्किटेक्ट लोकेटेड इन न्यूयॉर्क एज एन एग्रीड कंसिडरेशन ऑफ $5,000. The import of service by Ramaiya is supply under this section 7(1)(b), though is not in course of furtherance of business. सर अगर सर्विस इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं रहती, यहां पे वो ही 7(1), देखिए 7(1)(b) बनाने का कारण देख लीजिए. 7(1)(a) में वो ही गुड्स और वो ही सर्विस आते हैं, वो ही गुड्स और वही सर्विस आते हैं जो इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, दूसरे नहीं आते. बराबर है. तो मैंने अगर किसी से सर्विस ली जो इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो उसका क्या? तो इसीलिए यहां पे इसको डाला इंपोर्टेशन. और सर इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स अगर हुआ तो
विदाउट एनी कोर्स ऑफ बिजनेस तो बेटा इंपोर्टेशन तो यहां देखना ही नहीं है, जीएसटी नहीं देखेगा, उसको कस्टम देखने वाला है, इसलिए इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स नहीं डाला यहां पे। यानी एक चीज समझ लो, इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स और सॉरी ऑल फॉर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई में आते हैं, कंसिडरेशन में रहना चाहिए और कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में रहना चाहिए। और इंपोर्ट अगर होती है सर्विस, इंपोर्ट गुड्स होते हैं तो कस्टम में चला गया, इंपोर्ट अगर सर्विस होती है फॉर अ कंसिडरेशन। देखिए 7(1)(a) 7(1)(b) दोनों में कंसिडरेशन वर्ड है, फूकट नहीं, पैसे दे के। कंसिडरेशन की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, बराबर है। लेकिन 7(1)(a) में कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए और 7(1)(b) में जरूरी नहीं है, हो भी तो ठीक, नहीं हो तो भी ठीक। आई बात समझ में? ये था हमारा 7(1)(a) 7(1)(b। अब मैं यहां पे स्टॉप करता हूं और फिर हम आएंगे 7(1)(c) पे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है दोस्तों, टिल देन बाय।